और चलो आपके सामने दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोला है इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर उसके बेसिस पे आप करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन फॉलोज। तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो ध्यान देना, आपका जो पेंटेन का फिगर होता है तो पेंटेन में 3 आइसोमर पॉसिबल है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोपेंटेन, और ये होता है आपका नियोपेंटेन। तो ध्यान देंगे, अगर आपका मॉलिक्यूलर मास सेम होता है तो उस केस में होता है क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट फॉलो करता है सरफेस एरिया के प्रोपोर्शन होता है, और जो सरफेस एरिया होता है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो जितना ब्रांच ज़्यादा होगा उतना सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, तो उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, घटेगा। तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसमें होगा एन पेंडेंट का, फिर आइसोपेंडेंट का, फिर नियोपेंडेंट का। यानी ऑर्डर जो है हमारा सही होगा, तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है क्या होगा, करेक्ट होगा। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो उसमें बोला गया है कि व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेज द मॉलिक्यूल अटेन अ शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट इन द स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर अ कॉन्टैक्ट ड्यू टू विच इंटरमोलर फोर्सेज बिटवीन स्फेरिकल मॉलिक्यूल और वीक देयर बाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ध्यान देना, मैं ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि जब मॉलिकुलर मास सेम होता है उस केस में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सरफेस एरिया के प्रोपोर्शन होगा, और सरफेस एरिया कहीं ना कहीं ब्रांचिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो जितना ब्रांच करोगे उतना ही मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप को अडॉप्ट करेगा और सरफेस से डिक्रीज करेगा, तो उनका जो वैंडरवाल इंट्रैक्शन फोर्स है उसका वैल्यू घटता है, तो बॉइलिंग पॉइंट अल्टीमेटली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यही था आपका स्टेटमेंट 2 का एक्सप्लेनेशन। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने दो लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स मेंशन किया हुआ है, और लिस्ट 2 में बताया गया है कि उस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड टाइप कैसा होगा। तो ध्यान देना, लिस्ट 1 का जो ए है उसमें इथेन है, इथेन में कार्बन कार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो यानी इसका बॉन्ड का नेचर होगा सिग्मा, यानी ए मैच करेगा लिस्ट 2 के 3 के साथ, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर हम बात करते हैं लिस्ट 1 का बी जो है इथीन है, इथीन मतलब कार्बन कार्बन में क्या डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब कार्बन कार्बन में क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो बी जो मैच करेगा 1 सिग्मा और 1 पाई, यानी बी मैच करेगा आपके लिस्ट 2 के 4 के साथ। तो ए का 3 बी का 4, ए का, ठीक है, तो ए का 3 है और बी का 4 है, आपके पास दो जगह दिख रहा है ऑप्शन 3 एंड 4 में। बाकी हम चेक करते हैं। तो इथाइन का बात करते हैं डी में, तो इथाइन में बेसिकली क्या होता है, कार्बन कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर 1 होगा और पाई बॉन्ड का नंबर क्या होगा, 2 होगा। तो डी है, डी मैच करेगा 1 के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अभी तक हम लोग सी पे लिस्ट 1 के सी मॉलिक्यूल पे कमेंट नहीं किया। तो सी में क्या बोला हुआ है, कार्बन मॉलिक्यूल C2 के बारे में पूछा गया था। ध्यान देना, इसका जो आंसर हम बता पाएंगे, ये बता पाएंगे यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आपको पता होना चाहिए जो C2 मॉलिक्यूल होता है, C2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 12। इसके लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे, तो इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम अरेंज करेंगे, तो अरेंज ऐसा होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर होता है पाई 2px का फिलअप होगा, पाई 2py का फिलअप होगा, फिर सिग्मा 2pz होगा, ठीक। फिर होता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो बेसिकली आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया हूँ C2 मॉलिक्यूल का जो फिलअप करते हैं। अब इसको हम फिलअप करेंगे, तो अब इसमें आपको 12 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना फिलअप होगा। अब ध्यान देंगे, आपका सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s का कंट्रीब्यूशन एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो इसका नेट इफेक्ट 0 होगा। सिमिलरली सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s का जो नेट इफेक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है बॉन्डिंग में, ये आ रहा है आपके पाई 2px एंड पाई 2py से। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होगा ये आपके बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बॉन्ड में बेसिकली कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, आपके पाई ऑर्बिटल से आ रहा है, तो उसका नेचर पाई होता है। तो यहाँ पे टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो आपको बॉन्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है इस केस में वो
टोटल इफेक्टिव बोल सकते हैं हम लोग, टोटल इफेक्टिव बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4, जो कि आ रहा है आपके पाई ऑर्बिटल से, जिसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड होता है नेट क्या होगा, टोटल इफेक्टिव कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, तो कि 4 है बाई 2 कर दो तो अल्टीमेटली होगा बॉन्ड 2 होगा, यानी यहाँ 2 बॉन्ड बनेगा। और चूंकि दोनों बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन आपके पास पाई से आ रहा है, तो इसका दोनों बॉन्ड का नेचर क्या होगा पाई, यानी इसमें क्या होगा 2 पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी C2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड 2 है, यानी यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेगा, दोनों नेचर क्या होगा पाई होगा। इसका मतलब जो C लिस्ट 1 का जो C है C2 मॉलिक्यूल है, वो आपके लिस्ट 2 के साथ लिस्ट 2 के सेकेंड से मैच करेगा, यानी C2 मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड होता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नीट में ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आपका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन आपके सामने एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड बना हुआ है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं KMnO4 एसिड मीडियम से। ध्यान देना KMnO4 एसिड मीडियम जस्ट काम करता है लाइक ऑक्सीडेटिव ऑयलाइसिस। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या करेंगे हम लोग, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो इस बॉन्ड को तोड़ने पे आपके पास अल्डिहाइड बनेगा, और अल्डिहाइड के बाद जो H है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ये H हटा के आपको OH लगा देना है। तो अल्टीमेटली रिएक्शन के बाद आपके पास 2 मोल एसिड फॉर्म करने वाला है ये कंपाउंड। तो ये हमारा ऑप्शन जो है 2 के साथ मैच करेगा हमारा सॉल्यूशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हो और आपको उसमें मेजर प्रोडक्ट को पहचानना है। तो ध्यान देंगे, आपके रिएजेंट में जब डालते हो PBr3, तो ये क्या करेगा, आपके OH को हटा के Br लगाएगा, यानी आपका जो A बनेगा, A कुछ ऐसा बनने वाला है, यानी ब्रोमीन यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ पे होगा CH3। अब उसके बाद हम अल्कोहलिक वेट डालेंगे, तो इसमें आपका स्टेबल अल्किन का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें अल्किन आपका यहाँ बनेगा, यानी इस पॉइंट पे आपका अल्किन फॉर्मेशन होगा। तो आपका जो B मेजर बनेगा, B ऐसा कुछ बनेगा। तो आप देखो कि आपका A और B हमारे किस से मैच करेगा, तो आप देखोगे हमारा A और B मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन 1 के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 1। तो इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग, यहाँ पे आपके सामने कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और बोला गया इसमें कौन कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका हक्कर रूल ओबे करेगा। तो ध्यान देना, हक्कर रूल क्या बोलता है कि आपके पास पाइलेट्रॉन जो होना चाहिए 4n+2 होना चाहिए। ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए, फिगर साइक्लिक होना चाहिए, फिगर प्लेनर होना चाहिए, और उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो आप देखोगे कि आपका जो 1 2 3 4 5 से सब में फिगर साइक्लिक है, आपका प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, सारे का 4n+2 यानी पाइलेट्रॉन चेक करते हैं। तो ध्यान देना, जो पहला फिगर है उसमें पाइलेट्रॉन कितना आपको दिख रहा है 10। सेकंड फिगर में आपको पाइलेट्रॉन दिख रहा है 6, क्योंकि जो यहाँ पे नेगेटिव का लोन पेयर है वो भी कहीं ना कहीं पाइलेट्रॉन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो 2 पाई बॉन्ड है और एक 2 यहाँ से 2, तो 2 पाई बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। थर्ड वाले फिगर में आपके पाइलेट्रॉन का नंबर क्या होगा 4। फोर्थ वाले फिगर में पाइलेट्रॉन का नंबर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे 2 नेगेटिव जो है उससे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4। जो फिफ्थ फिगर वहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा 2। जो फिगर नंबर 6 है उसमें पाइलेट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा 8। 4 पाई बॉन्ड है तो पाइलेट्रॉन का नंबर क्या होगा 8 होगा। आपका 7 नंबर में ध्यान देना, तो पाई बॉन्ड कितना आपको दिखेगा, तो पाई बॉन्ड दिख रहा है 7, तो आपका इसमें जो पाइलेट्रॉन होगा ये हो जाएगा 14। तो आपका जो 4n+2 का जो सीरीज है उसमें कौन कौन सा नंबर लाई करेगा, तो इसमें नंबर लाई करेगा 2। ठीक है, n का वैल्यू अगर 0 पुट करो तो क्या 2 आएगा, n का वैल्यू 1 पुट करो तो क्या होगा 6 आएगा, n का वैल्यू अगर 2 पुट करो तो क्या होगा 10 आएगा, और n का वैल्यू 3 पुट क्या आएगा 14 आएगा। ठीक है, तो अब देखें, ध्यान देना, जो फिगर 1 है, फिगर 2, तो फिगर 1, फिगर 2, ठीक है, फिगर नंबर 5 एंड फिगर नंबर 7, ये सारा आपके हक्कर रूल को ओबे करेगा। तो इसमें टोटल 4 ऐसा फिगर है जो हक्कर रूल को क्या कर रहा है ओबे कर रहा है। इसका ऑप्शन क्या करोगे, ऑप्शन रहेगा सी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, आपके सामने कंपाउंड X लिखा हुआ है और जो कंपाउंड X है इसको जब आप एनालिसिस करते हो तो आपके सामने एक कंपाउंड बनता है फॉर्मल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपसे पूछा गया है
आपको पता करना कंपाउंड एक्स क्या है, तो ध्यान देना आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो, देन 2 मिथाइल प्रोपेनॉल का फिगर को आप ड्रॉ कर लो। फिर क्या करना है, आपको पता करना है कंपाउंड एक्स, तो बहुत सिंपल है। इन दोनों जो कंपाउंड हम ड्रॉ किए हैं मेथानॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, उनके ऑक्सीजन एटम को पास लाओ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो। अब क्या करना है आपको, इनके ऑक्सीजन को हटा करके वहाँ पे डबल बॉन्ड को कनेक्ट कर देना है, यानी इस O को हटा करके जो डबल बॉन्ड कार्बन O के साथ था उसके बीच में दोनों इसको लिंक कर दो इस तरीके से, यानी दोनों O को हटा के CC का डबल बॉन्ड बना दो। तो ये आपका बन जाएगा कंपाउंड एक्स। बात समझ में आया। अब इस कंपाउंड एक्स का अगर हम नाम लिखते हैं तो आपका नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से होगा 1 2 3 4। तो बेसिकली क्या होगा, एक अल्कीन है जिसके 1 पोजीशन में अल्कीन है और 3 पोजीशन पे मिथाइल है, तो क्या होगा, और इसमें कार्बन कितना है 4 है, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, यानी आपका ऑप्शन जो ए होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं है, तो ध्यान देना आप देखोगे तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन में आपके पास sp3 कार्बन है। तो sp3 कार्बन होने के कारण क्या होगा, ये सिस्टम हो जाएगा नॉन प्लेनर। तो ये हक्कर रूल ओबे नहीं करेगा, क्योंकि हक्कर रूल का कंडीशन था कि फिगर होना चाहिए था प्लानर, ठीक है। तो ये फिगर प्लानर नहीं है तो क्या होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। बाकी सारे जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड ए भी एरोमेटिक है, सी भी एरोमेटिक है, बी भी एरोमेटिक है, ठीक। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ ईथेन। तो ध्यान देना ईथेन का जो लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर होता है इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। तो उस कॉन्फॉर्मेशन में अगर फिगर को आप ड्रॉ करते हो तो आपका जो आगे का कार्बन उसका H का पोजीशन हम ऐसे दिखा देंगे, तो पीछे वाला कार्बन जिसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें जो पोजीशन होगा वो पोजीशन आप इस तरह दिखा सकते हो। तो इसमें होता क्या है कि जो दोनों कार्बन के H का जो प्लेन है उसके बीच का जो एंगल होगा थीटा, इसको ऊपर थीटा होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो डायहेड्रल एंगल का वैल्यू होगा इसका होगा 0 डिग्री। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें एक रिएजेंट का पार्ट मिसिंग दिया हुआ है। तो बोला गया है कि इस रिएक्शन में जो रिएजेंट का पार्ट मिसिंग है उसको आपको पहचानना है। तो ध्यान देना ये रिएक्शन बेसिकली कौन सा रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में एसिड के सॉल्ट में हम डालते हैं सोडा लाइम यानी NH प्लस CaO डालते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें होता क्या है, ये पूरा पार्ट हटा करके यहाँ पे H ऐड कर देते हो, यानी आपका जो एक इथेन का फॉर्मेशन होता है एक कार्बन कम वाला, यानी यहाँ पे एक ऐसा अल्कीन बनेगा जो आपके सॉल्ट से एक कार्बन क्या होता है कम होगा। तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा डी। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अल्कीन के प्रिपरेशन मेथड से डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्टली आप सिंपली सही कर सकते हो अगर आपका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन पूछा गया है कि वुर्च रिएक्शन के थ्रू आप किस अल्कीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ध्यान देना अगर वुर्च रिएक्शन को थोड़ा सा हम लिख के दिखाएं तो आप उसमें क्या होता है, आपका जो रिएक्टेंट होता है RX होता है, उसमें आप ऐड करते हो सोडियम और सॉल्वेंट होता है ड्राई ईथर। तो इसमें अल्टीमेटली होता क्या है कि आपका जो ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप आपस में ही क्या होगा क्लब करता है सेम पोजीशन से। तो सोडियम हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा और R ग्रुप क्लब करके आपका अल्केन बनाएगा R, और यहाँ पे जिस पोजीशन से X का लिंकेज है उसी पोजीशन में कार्बन आपस में लिंक करता है। तो इस केस में होता क्या है कि जो आपका अल्केन बनेगा उसमें नॉर्मली होता है क्या, अल्केन बनता है उसमें कार्बन का नंबर इवन होगा, कार्बन क्या होगा इवन होगा। तो आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन फॉर्म करने वाला है जो भी अल्केन बनेगा। तो एन हेक्सेन बन सकता है, कैसे बन सकता है, तो अगर आपके पास इस तरह का हालाइड लोगे तो आपका अल्केन बन जाएगा। आपका ब्यूटेन बन सकता है, ब्यूटेन कब बनेगा, जब इस तरह का आप हालाइड लोगे तो ब्यूटेन बन जाएगा।
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन सकता है। कैसे बन सकता है? तो आपका हैलाइड अगर ऐसा लोगे, इस तरह का हैलाइड लोगे, तो उसको अगर सोडियम डाइथर से ट्रीट करते हो तो वो आपका बन जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या बनने में है? हेप्टेन बनने में इशू है कि हेप्टेन बनने के लिए इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, तो आपके पास कोई भी ऐसा अल्केन नहीं हो जिसका यूज़ करके आप हेप्टेन बना सकते हो। तो वुर्च रिलेशन का यूज़ करके आप हेप्टेन को गुड इल्ड में नहीं बना सकते हो। अगर आप ट्राई करोगे ऐसा कि एक मॉलिक्यूल आप लेते हो प्रोपाइल वाला और एक मॉलिक्यूल लेते ब्यूटाइल वाला, ठीक है, इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका एक मिक्सचर क्रिएट होगा। मतलब इसमें क्या होगा, एक तो बनेगा, इससे बन जाएगा आपके पास हेक्सेन बन जाएगा, एन हेक्सेन बन जाएगा, इससे इससे बन जाएगा आपका एन ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है, और ये दोनों मिलेगा तो बीच में बन जाएगा एन हेप्टेन। बट यहाँ पे पूरा का पूरा एन हेप्टेन नहीं बना, वहाँ पे क्या है, हेप्टेन एक पार्ट बनेगा, यानी एक मिक्सचर क्रिएट होगा जिसमें हेक्सेन भी होगा, ऑक्टेन भी होगा और आपका हेप्टेन भी होगा। तो इसका इल्ड होगा, बट इल्ड क्या हो, अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, यानी ऑड नंबर वाले अल्केन को हम लोग वुर्च रिलेशन से गुड इल्ड में नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक अल्कीन दिया हुआ है और उसमें HBr ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो इसमें सिंपली ध्यान देना, आपको करना है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो आप क्या करोगे, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अगर मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता तो ब्रोमीन यहाँ लिंक होना चाहिए था, ठीक है, बट इसमें करना क्या आपको, एंटी मार्कोनिक ऑफ, तो इस केस में आप ब्रोमीन इस कार्बन पे जोड़ोगे, यानी यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ोगे और इसके पास में H को जोड़ोगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप देखोगे तो हमारा सॉल्यूशन किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ये आंसर होगा बी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने 4 अल्कीन दिए हुए हैं और बोला गया है किस अल्कीन का एनालिसिस करने से मिथानॉल बनेगा एज ए वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ध्यान देना, मिथानॉल कब बनता है, जब आपका अल्कीन होगा टर्मिनल पोजीशन पे और उसके पास 2H होना चाहिए। इस तरह के अल्कीन से आपका मिथानॉल प्रोड्यूस होगा। तो आप देखोगे ऑप्शन सी में जो आपके पास अल्कीन दिया हुआ है उसमें अल्कीन टर्मिनल पॉइंट पे है और टर्मिनल पॉइंट पे जो है कार्बन जो है इन पॉइंट पे उसमें 2H जुड़ा हुआ है। तो इस अल्कीन में एनालिसिस करने पे यहाँ से जब बॉन्ड तोड़ते हो तो आपका डबल बॉन्ड O यहाँ और यहाँ लिंक करोगे तो ये बन गया आपका मिथानॉल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो बोला गया इन चारों में से कौन सा अल्केन है जिसमें आप क्लोरीनेशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका सिंगल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फॉर्म करता है। तो ध्यान देंगे, अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं तो इसमें जो आपका कंपाउंड का फिगर बनेगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, तो ऐसा कुछ बनने वाला है। तो इस फिगर में आप देखोगे कितना डिफरेंट पोजीशन है। तो ए पोजीशन को 1 बोलोगे तो यही 1 होगा, 1 होगा, और ये पोजीशन 2 होगा, ये पोजीशन 3 होगा। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट पोजीशन है, तो इसमें टोटल 3 तरह का मोनोक्लोरोपॉड बनने वाला होगा। अगर आप न्यू पेंडेंट का बात करते हो तो न्यू पेंडेंट का फिगर कैसा होता है बच्चों लोग, तो ये आपका ऐसा दिखेगा। तो न्यू पेंडेंट में ध्यान देना, सारा जो पोजीशन है वो आइडेंटिकल पोजीशन है, इसमें क्लोरीन कहीं भी लगा दो सेम बनेगा। यानी ये पोजीशन 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ठीक है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो चारों 1 पोजीशन है, यानी कहीं भी जोड़ोगे तो आपका जो मोनोक्लोरो फॉर्म करेगा सेम बनने वाला है, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। तो एन पेंडेंट जब होगा तो उसको आप ड्रॉ करो। तो एन पेंडेंट में होता है क्या है, CH3 CH2 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 CH3। तो यहाँ पे अगर 1 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 2 और ये 3, ठीक है। तो इसमें 3 मोनोक्लोरो पॉसिबल होगा। अगर हम बात करते हैं आइसोपेंडेंट का, तो आइसोपेंडेंट का फिगर कैसा होता है बच्चों लोग, तो ये फिगर ऐसा होगा। तो इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो अगर ये 1 होगा
तो ए भी 1 होगा, ए 2 होगा, ए 3 होगा, ए 4 होगा। यानी यहाँ पे 4 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, तो इसमें 4 मोनोक्लोर बन सकता है। तो सिंपली क्या करना है, आपको फिगर को ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ डिफरेंट पोजीशन काउंट करना है, जितना डिफरेंट पोजीशन होगा उतना मोनोक्लोरो का पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक अल्किन ए का ऑर्गेनाइसिस किया गया है और बोला गया है उसके ऑर्गेनाइसिस करने के बाद आपको इथानॉल एंड प्रोपेनॉल ये मिल रहा है इक्विमोलर रेशियो में, ठीक है। यानी आपको मिल गया इथानॉल एंड प्रोपेनॉल, ये मिल चुका आपको। अब बोला गया है तो जिस अल्किन ए के ऑर्गेनाइसिस से मेरे को मिल रहा है उस अल्किन में अगर हम HCl डालेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान ना, पहले मुझे ए को पहचानना है। तो ए को कैसे पहचानेंगे, तो सिंपली है जो ऑक्सीजन दिख रहा है इथानॉल एंड प्रोपेनॉल उसको आप हटाओ पहले, और उसके बदले क्या करो, जो कार्बन है उसको कनेक्ट कर दो डबल बॉन्ड से। तो ये जब आप कनेक्ट कर दोगे तो ये बन गया आप अल्किन। यानी अल्किन जो होगा ए होगा वो कुछ इस तरीके दिखेगा आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 अब इसमें आप HCl ऐड करो, तो इस ये आपका ए हो गया। अब इसमें आप HCl ऐड करोगे ना तो इसमें मार्कोनी कॉम्बिनेशन होगा और आपका Cl जुड़ेगा इस पॉइंट पे, ठीक। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब ध्यान देना, इसको अगर आप देखते हो कि किस ऑप्शन से मैच करेगा, तो आप देखना ये जो हमारा कंपाउंड है ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने ब्यूट-2 आइन दिया हुआ है और इसको बोला है इसको कन्वर्ट करना, हमको सिस ब्यूट-2 इन में कन्वर्ट करना है। तो बोला गया है इस कन्वर्जन के लिए सूटेबल रिएजेंट क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके लिए हम यूज करेंगे लिंडर्स कैटलिस्ट। तो लिंडर कैटलिस्ट इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी होगा H2PD इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन क्विनोलाइन। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने प्रोपाइन दिया हुआ है और प्रोपाइन को ट्रीट किया गया है रेड हॉट आयरन ट्यूब केस में 873 केल्विन पे ओला कंपाउंड ए फॉर्म करता है, ठीक है। तो बोला इस कंपाउंड ए में कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उसका काउंट करना था। ध्यान देना, ये रिएक्शन आप एनसीईआरटी में आप रिएक्शन पढ़ोगे, इथाइन को जब ट्रीट करते हो Fe या कॉपर ट्यूब के साथ और हीट करते हो तो आपका बनता बेंजीन। तो ये रिएक्शन ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बस क्या किया गया है, यहाँ पे इथाइन का H को हटा के मिथाइल लगा दिया गया है। तो एक जगह H एक जगह मिथाइल है, तो वही काम आपको करना है। अगर इथाइन था तो हर जगह H लगा हुआ था। अब क्या है, अगर प्रोपाइन होगा तो अल्टरनेट पोजीशन में मिथाइल जोड़ देना है आपको। इसका मतलब इसका जो कंपाउंड बनेगा तो उसका एक कंपाउंड ऐसा दिखेगा आपको। तो अल्टरनेट पोजीशन में अगर हम मिथाइल जोड़ देंगे इस तरीके से, इसको बोलते हैं, इसका कॉमन नेम होता है मेसिटाइलिन। तो बेसिकली इस फिगर में आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे तो इस कार्बन के पास 4 सिग्मा हो गया, यहाँ भी 4 सिग्मा हो गया और यहाँ पे 4, तो 12 सिग्मा तो यहीं पे काउंट हो गया, ठीक। उसके अलावा देखोगे यहाँ पे जो यहाँ पे सिग्मा देखोगे तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, आपके रिंग में 6 सिग्मा बॉन्ड दिखा। तो 12 + 6 18 सिग्मा बॉन्ड हो गया। और यहाँ ध्यान देना, ये जो पोजीशन जहाँ मिथाइल लिंक नहीं है वहाँ पे हाइड्रोजन लिंक होगा। जहाँ मिथाइल लिंक नहीं है, जैसे यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, तो इसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो यहाँ से 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा, तो नेट सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना हो जाएगा, 21। यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव कर बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया है इसमें कौन सा रिएक्शन है जो प्रोसीड करता है थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी EAS रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कौन सा रिएक्शन होगा। तो ध्यान देना, आप देखोगे तो ऑप्शन जो सी दिख रहा है, सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब भी आप डालते हो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3, तो उसमें होता क्या है, आपका जो क्लोरीन का लोन पेयर को अल्युमिनियम का वैकेंट p ऑर्बिटल पोलराइज करता है। और इस केस में अल्युमिनियम यहाँ पे खींचेगा तो यहाँ से
एक Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, बेंजीन पर अटैक करता है, और यहाँ से H को निकाल के, जो H को निकाल करके आप वहाँ पे क्लोरीन प्लस को जोड़ते हो, यानी इलेक्ट्रोफाइल एक अटैच होता है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल H प्लस क्या होता है, बाहर जाता है। बात समझ में आया? तो ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका एग्जाम्पल होगा EAS रिएक्शन का, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके क्वेश्चन का डिमांड था। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक कंपाउंड ए लिया हुआ जो कि हाइड्रोकार्बन है, और बोला है कि हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करता है ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यहाँ पर जो रिएजेंट होगा Br2 हीट होगा या तो Br2 सनलाइट होगा, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करना तो यह क्या होगा, उस हाइड्रोकार्बन से आपको H को निकालना पड़ेगा, ठीक। और बोला है कि इसको ऐसा करने पे मेरे को मिलता है अल्काइल ब्रोमाइड, यानी आपको RBr मिलने वाला है। इसका मतलब अल्काइल ब्रोमाइड मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होगा, अल्केन होगा। अगर अल्केन का आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तभी तो अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा ना जी। अल्किन अल्काइन का करने से अल्काइल ब्रोमाइड तो नहीं बनने वाला सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। इसका मतलब आपको हिंट से मेरे को मिल चुका है कि आपका जो अल्काइल ब्रोमाइड यानी आपका हाइड्रोकार्बन जो ए होगा अल्केन फैमिली का होगा। अब बोला है कि इस अल्काइल ब्रोमाइड को हम जब वुड रिएक्शन के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं इनटू गैसेस हाइड्रोकार्बन, तो उसमें जो आपका अल्केन बनेगा, तो ध्यान देना अगर इसमें वुड रिएक्शन करते हैं तो ये वुड रिएक्शन से क्या होता है, आपका जो अल्केन बनेगा RR, यानी ये अल्केन क्रिएट होने वाला है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस अल्केन में आपका कार्बन का नंबर जो होगा 4 से कम होगा। तो पहली बात जो है आपका ऑप्शन ए और बी आपका कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि ये अल्काइन और अल्कीन है। तो हम लोग पता कर चुके थे कि जो भी आपका कंपाउंड ए होगा वो अल्केन फैमिली से होगा। अब ऑप्शन सी और डी में से अगर देखते हैं तो सी में से अगर हम अल्काइल ब्रोमाइड बनाएंगे तो बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, और उसका वुड रिएक्शन करने के बाद इसमें जो अल्केन एन जो हाइड्रोकार्बन क्रिएट करेगा वो करेगा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, आपके कार्बन जो कंपाउंड में बनेगा हाइड्रोकार्बन में उसका नंबर 4 से कम होना चाहिए। तो डी में अगर तुम करते हो ब्रोमिनेशन तो CBr बनेगा, और इसका वुड रिएक्शन के बाद बनेगा CC यानी इथेन बनेगा, जो कि 4 कार्बन से कम है, 4 कार्बन से कम है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ध्यान देना जब भी बात करते हैं हम कॉन्फॉर्मेशन का, तो कॉन्फॉर्मेशन बनता है क्यों है, तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड रोटेशन होता है उसके कारण बनता है। तो इस प्रोसेस में जो हर कार्बन का अपना बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपका थीटा में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। बस क्या होता है कि जो डायहेड्रल एंगल होता है, डायहेड्रल एंगल मतलब एक कार्बन से दूसरे कार्बन के जो प्लेन में, ये प्लेन का बात कर रहे हैं, इस प्लेन का बात कर रहे हैं, और कोई दूसरे प्लेन का यहाँ हम बात कर लेते हैं, जैसे इसका इस प्लेन का हम बात करें, तो बॉन्ड के प्लेन के बीच का एंगल चेंज होता है। तो आपका डाइहेड्रल एंगल बस चेंज होता है, डाइहेड्रल थीटा यानी एंगल चेंज होता है, ठीक है। तो कॉन्फॉर्मर्स में आपका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा बस डायहेड्रल एंगल। तो ऑप्शन जो सी होगा आपका करेक्ट होगा, यानी बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। ऑप्शन ए में क्या था, बॉन्ड एंगल चेंज करेगा, रॉन्ग। ऑप्शन बी में क्या था, दोनों चेंज करेगा, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन डी में क्या था, बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंज, ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। मूव करते हैं बच्चों लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग ध्यान देना आपके सामने कुछ हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, बोला इनका करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देना अगर कंपाउंड एसिडिक होता है तो वहाँ से H+ निकलेगा और अनायन बनेगा। तो अनायन जितना स्टेबल होगा उतना ही कंपाउंड एसिडिक होता है, यानी एसिडिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होगा अनायन स्टेबिलिटी। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे सारा हाइड्रोकार्बन है, तो ध्यान देना ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव का स्टेबिलिटी सबसे हाईएस्ट होता है हाइड्रोकार्बन में। ट्रिपल बॉन्ड में अगर मान लेते हैं कि आई इफेक्ट आता है तो अनायन को हमेशा -I स्टेबल करता है, यानी -I स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ाता है, और +I क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में ही अगर -I है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और +I से स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। बात समझ में आया। तो ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम के बाद हम लोग मूव करते हैं डबल बॉन्ड सिस्टम में।
तो डबल बॉन्ड सिस्टम में भी क्या होगा कि अगर मान लेते हैं इसमें भी अगर आई फिट आता है तो क्या होगा, माइनस आई से स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और प्लस आई से क्या होगा, घटेगा। ठीक है, उसके बाद होता है सिंगल बॉन्ड सिस्टम। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में 2 एग्जांपल दिया हो, एक है इथाइन, एक है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में जो CH3 है बिहेव करता है जब प्लस आई की तरह, तो इथाइन प्रोपाइन में आपका ज़्यादा आगे होगा, एसिडिक होगा इथाइन, क्योंकि प्रोपाइन का प्लस आई से क्या होगा, एसिडिटी क्या होगा, यानी अनायन जो बनाओगे उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में 2 एग्जांपल, एक है आपके पास इथाइन फिर प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का अनायन लेस स्टेबल होगा, इसलिए प्रोपाइन का एसिडिटी क्या होगा, इथाइन से पीछे जाएगा। उसके बाद डबल बॉन्ड सिस्टम एक ही दिया हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर सिंगल बॉन्ड सिस्टम, तो सिंपल आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है, अरेंज किया हुआ है, यानी आपका एसिडिक ऑर्डर जो होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑप्शन में प्रोपाइन दिया हुआ है और इस प्रोपाइन में ऐड करना है H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4। तो ध्यान ना, इसमें जब पानी आप ऐड करते हो तो फर्स्ट एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, इसमें आपका इस पोजीशन पे OH जुड़ेगा और यहाँ पे H जुड़ेगा, ये बनेगा इंटरमीडिएट। और ये टाटोमराइज करने के बाद आपका पर्ट फॉर्म करेगा एसीटोन। तो आपका जो इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है वो फॉर्म करेगा, बीच में OH आएगा डबल बॉन्ड के ऊपर, यानी इनोल फॉर्म करेगा, फिर टाटोमराइजेशन होगा, यानी आपका जो ऑप्शन सी होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे यहाँ बोला गया है कि इथेन का स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, तो आपको देना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो हर स्टेटमेंट में आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना। तो ध्यान ना, जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन होता है वो इक्लिप्स से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, स्टैगर्ड इक्लिप्स में स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि स्टैगर्ड में क्या होता है, टोर्शन स्ट्रेन का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। अब टोर्शन स्ट्रेन क्या होता है समझा था यहाँ पे, तो 2 कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो इस बॉन्ड का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे है, एक क्लाउड का जो रिपल्सन के कारण जो स्ट्रेन बिल्ड होता है, इस रिपल्सन, इस स्ट्रेन को हम बोलते हैं टोर्शनल स्ट्रेन। तो बोला गया है कि अगर मान लेते हैं कि आपका H थोड़ा सा डिफर रहे, मतलब सेम प्लेन में ना हो, दोनों H सेम प्लेन में ना हो, यानी थोड़ा थीटा अलग हो, तो स्ट्रेन क्या होगा, कम होगा। और जितना क्या होगा, दोनों H का प्लेन सेम हो जाएगा, उतना स्ट्रेन क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन यदि बढ़ेगा तो उसको अटेंड करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो टोर्शनल स्ट्रेन का मतलब सिंपल होता है कि एडजेसेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए जो स्ट्रेन बिल्ड होता है उस स्ट्रेन को बोलते हैं टोर्शनल स्ट्रेन। तो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में आपका टोर्शनल स्ट्रेन वैल्यू क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो बच्चों लोग अगर इसको आप देखते हो तो आपका जो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बी, द स्टैगर कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि स्टैगर कॉन्फॉर्मेशन हैज़ नो टोर्शनल स्ट्रेन, नो टोर्शनल स्ट्रेन। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट एनालिसिस होगा। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग के सामने 4 रिएक्टेंट पार्टिकल दिया हुआ और बोला गया है कि इसमें हम HBr अगर ऐड करते हैं और उसके बाद हम एलिमिनेशन करते हैं तो किस किस में प्रोपीन फॉर्म नहीं करेगा। ध्यान ना, पहले वाले सिस्टम में अगर HBr आप ऐड करते हो तो आपका फॉर्म करेगा नॉर्मल प्रोपाइल में ब्रोमीन जोड़ देंगे आप, यानी ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन होगा। अब इसको अगर आप एलिमिनेशन करते हो अल्कोहलिक KH का यूज करके तो आपका प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोपीन फॉर्म करेगा। ठीक है, ये अल्कोहल में अगर हम HBr ऐड करेंगे तो पहले क्या होता है, आपका OH हटेगा और OH हट के आपके पास एक मिक्सचर क्रिएट कर सकता है। तो कुछ बनेगा आपका ऐसा ब्रोमीन, आपका ऐसा बन सकता है कुछ, पर आपका ऐसा बनेगा, यानी ब्रोमीन जुड़ जाएगा। 2 पॉट पॉसिबल है, दोनों में अल्कोहलिक KH डालने पे अल्टीमेटली बन जाएगा प्रोपीन, यानी आप एलिमिनेशन करोगे तो प्रोपीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी जो है, डी में भी अगर आप अल्कोहलिक KH डालते हो तो भी क्या बन जाएगा, आपका प्रोपीन का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आया। ऑप्शन जो सी है, सी में ध्यान देना, अगर आप HBr ऐड करते हो तो H ऐड होता है O के लोन पेयर पे, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, तो CH2 डबल बॉन्ड C और Br यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ OH बन गया, ये टोटोमराइज कर जाएगा, अल्टीमेटली कन्वर्ट करेगा खुद को CH3COBr में।
अब इसमें आप एलिमिनेशन के थ्रू आप प्रोपीन नहीं बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो डिमांड था कि किससे प्रोपीन नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो गैसेस ब्रोमीन के साथ सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा। तथा ना जब भी हम रिएक्शन करते हैं गैसेस ब्रोमीन के साथ तो उसमें होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करना है। तो सिंपली आपको पता करना है कि रेडिकल कहाँ स्टेबल होगा। तो जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोकार्बन का वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल हम कहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है C3H6, ये बेसिकली आपके पास ये आपका प्रोपीन यानी आपके पास अल्किन का फॉर्मूला है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम फिगर बनाएंगे तो फिगर आपका ऐसा बनेगा C2 डबल बॉन्ड CH2, एक H को हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस H को आप रिमूव करोगे ना, इस H को रिमूव करोगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा। और इस रेडिकल में क्या रेजोनेंस है, क्या है रेजोनेंस है। तो इससे क्या स्टेबलाइज करेगा ये, बात समझ में आया। जो बी के पास ये है आपके बेस, ये बी जो है ये है आपके पास इथाइन है। और इथाइन में जब H को निकालोगे तो रेडिकल यहाँ बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल है कि ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का स्कैटर हाई होता है तो वहाँ पे रेडिकल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ऑप्शन डी में क्या है आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इथीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इसका भी अगर रेडिकल बनेगा तो ये बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, तो जो कि क्या है, जो कि आपका ज़्यादा अनस्टेबल है, ज़्यादा अनस्टेबल है। मैं तो ये भी क्या है अनस्टेबल है, ट्रिपल बॉन्ड से कम अनस्टेबल होगा, ज़्यादा अनस्टेबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन ये भी क्या है अनस्टेबल रेडिकल है। ठीक है, तो इन सारे में ऑप्शन ए का जो रेडिकल ज़्यादा स्टेबल दिखा मेरे को। एक बार हम लोग सी कंपेयर कर लेते हैं। तो सी जो है, सी में 4 कार्बन है और इसमें चूंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है तो इसमें आपको अल्केन बनाना पड़ेगा। तो C4 एस्टेन के लिए अल्केन का 2 पॉसिबिलिटी होगा। एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा और एक पॉसिबिलिटी आपका ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, इस पॉसिबिलिटी में जो ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा इस पॉइंट पे बनेगा या तो इस पॉइंट पे बनेगा। दोनों पॉइंट पे रेडिकल बनाते हो तो रेडिकल अगर यहाँ बनाते हैं मानते हैं तो यहाँ पे अल्फा क्या नंबर क्या होगा 5 होगा और डिग्री क्या हो 2 होगा। अगर इस फिगर को हम देखें तो इसमें स्टेबल पॉइंट ये वाला होगा। यहाँ पे आप रेडिकल अगर बनाते हो तो यहाँ पे रेडिकल अगर फॉर्म करता है H को रिमूव करके आप करते हो तो आपका फिगर में कुछ ऐसा बनेगा और इसका अल्फा H का नंबर कितना होगा 9 एंड डिग्री क्या होगा 3 होगा। तो बेसिकली आपका ए और सी में दोनों में रेडिकल स्टेबल हो रहा है। तो अब देखना कि ज़्यादा स्टेबल किस में होगा। तो जब भी हम रेडिकल स्टेबिलिटी का बात करते हैं तो इसमें रेजोनेंस का जो फैक्टर होता है उसका जो स्टेबिलिटी होता है अल्फ़ा एच से ज़्यादा होता है, यानी हाइपर कंजुगेशन से बेटर जो फैक्टर रहेगा वो रेजोनेंस रहेगा। यानी ऑप्शन जो ए में रेडिकल क्रिएट हो रहा है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वो ऑप्शन सी वाले रेडिकल से बेटर है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि किस में रिएक्शन से फास्ट होगा तो इसका आंसर सिंपली आप बोल सकते हो ऑप्शन ए। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन। इस तरह के सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग वापस हमने कार्बन आयन दिया हुआ, वहाँ पर नेगेटिव बना हुआ ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर। तो बोला गया इसके में इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो बोला गया है कि चूँकि ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में आपके पास नेगेटिव एज ए लोन पेयर की तरह रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कितना है 1 है। तो दोनों का सम आप यूज करोगे तो इसका हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा SP, यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने आपके पास इथाइन दिया हुआ है, इथाइन का H एसिडिक होता है तो लिक्विड अमोनिया में क्या होगा NH2 में, NH2 में एक अच्छा बेस है क्योंकि N पे नेगेटिव क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा अनस्टेबल है तो यहाँ से H को खींचेगा तो आपके ट्रिपल बॉन्ड का नेगेटिव बनेगा। अब उस नेगेटिव में क्या होगा आप अटैक करवाओगे इथाइल ब्रोमाइड से, तो ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वहाँ पे ब्रोमीन पे SN2 अटैक होगा और यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा और एक एंड पे आपके सिस्टम में इथाइल ग्रुप को आप जोड़ दोगे। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम लोग हाइड्रोजन को दिखा नहीं रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर से
NH2 माइनस जो होगा अच्छा बेस है तो फिर से इसको आप निकाल लेगा, तो फिर से अनायन बनेगा आपके पास, फिर से उसको मैं अटैक करवा रहे हो आप इथाइल ब्रोमाइड का, फिर से नेगेटिव क्या करेगा, ब्रोमीन को हटाएगा SN2 प्रोसेस में, और इस एंड पॉइंट पे फिर से क्या होगा, आपका इथाइल जुड़ जाएगा, यानी आपके सिस्टम में ऐसा बनने वाला है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो x जो होगा, x हो जाएगा 1 2, इसको नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4, बेटर ये आपका करेक्ट नंबरिंग होगा। तो आपका जो x बन गया, x ऐसा बनेगा, x का नाम हो जाएगा ब्यूट-1-आइन। ठीक, और जो y बनेगा, y होगा 1 2 3 4 5 6, यानी बन जाएगा हेक्स-3-आइन। तो आपका जो करेक्ट आंसर मैच करेगा ऑप्शन सी के साथ, ब्यूट-1-आइन एंड हेक्स-3-आइन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए हालाइट कंपोनेंट फॉर द फिडरक्राफ्ट रिएक्शन। तो ध्यान देना, फिडरक्राफ्ट रिएक्शन में आपको अगर याद हो तो उसमें क्या करते हैं, बेंजीन को हम लोग ट्रीट करते हैं, इसमें कट 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 बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल होगा जिसको हम एज ए हालाइट कंपाउंड यूज कर सकते हैं फिडरक्राफ्ट रिएक्शन में। तो ध्यान ना, जो फिडरक्राफ्ट रिएक्शन होता है उसमें हम लोग करते क्या हैं, तो उसमें हम लोग करते हैं कि बेंजीन में हम रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये अल्टीमेटली क्लोरीन खींचता है और सिस्टम में आपका अल्टोफाइल जो कटायन R+ बनता है वो क्या होगा, रिंग पे अटैक करता है और आपके बेंजीन पे R को अटैच करते हैं। यानी आपका जो हैलाइड होना चाहिए अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, प्लस जो हैलाइड से जो कटायन बनेगा वो कटायन अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना, जो पहला ऑप्शन ए है इसमें जो आप लोगे तो इसमें क्लोरोबेंजीन है, तो इसमें जब क्लोरीन को आप निकालोगे तो जो कटायन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, तो इसलिए फॉर्म नहीं करता है। प्लस यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका लोन पर कॉन्जुगेशन करने चला जाएगा, तो यहाँ जो C और Cl का बॉन्ड है उसमें कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिल्ड हो जाएगा, तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। सेम रीजन होगा ब्रोमोबेंजीन का, जो रीजन था क्लोरोबेंजीन का वही रीजन क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन का। यहाँ पे भी क्या है, ब्रोमीन और कार्बन रिंग में रेजोनेंस होगा, बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिल्ड होगा, और अगर आप बॉन्ड ब्रेक भी करते हो तो क्या होगा, जो कटायन बनेगा, कटायन क्या बनेगा, अनस्टेबल बन जाएगा। ठीक है, अगला है क्लोरोइथीन। तो इसमें भी प्रॉब्लम क्या आएगा, तो क्लोरोइथीन मतलब इथीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्लोरीन जोड़े हुए हैं, तो फिर से दिक्कत होगा कि यहाँ पे रेजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड में PDC करेक्टर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिल्ड होगा, तो ये बॉन्ड थोड़ा मुश्किल है। सेकेंड, अगर बॉन्ड तोड़ भी देते हो तो जो कटायन क्रिएट होता है हाईली अनस्टेबल है, तो ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। बात समझे, तो आपके पास बचा ऑप्शन कौन सा है, बचा ऑप्शन डी होगा। डी में ऐसा कोई इशू नहीं है, डी में सिंपल अल्केन के साथ जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इसमें Cl को आप हटाते भी हो तो आपका जो कटायन बनेगा वो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 अल्फा H सेकेंडरी है, तो 6 अल्फा H सेकेंडरी है, बन सकता है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। यानी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है उसको आप यूज कर सकते हो एज ए हालाइट कंपोनेंट फॉर फिडरक्राफ्ट रिएक्शन। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन पूछा गया है कि इन चारों कंपाउंड में से कौन सा होगा जिसमें सारे आइटम सेम प्लेन में होगा। तो ध्यान देंगे, आपका जो ए है, ए में क्या बेंजीन है, दो बेंजीन आपस में कनेक्टेड है, इसमें सारा कार्बन sp2 है, पूरा रिंग ही sp2, हर कार्बन sp2 है, जितना भी आइटम है हाइड्रोजन छोड़ के सारा sp2 है, तो sp2 क्या होगा, सारा सिस्टम खुद को प्लेन में रखना चाहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जितना भी आइटम है वो सब क्या होगा, सेम ही प्लेन में लाई करेगा। बात समझे, तो इसमें क्या होगा, ये सिस्टम क्या होगा, को प्लेनर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑल एटम। तो आपका जो आंसर होगा ए। बाकी बी में sp3 कोई कार्बन है, तो आपको पता है कि साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में होता है, तो एक कोप्लेनर नहीं होता है। सी वाले में यहाँ पे sp3 कार्बन है, तो इसका जो एटम है वो टेट्राहेड्रल फैलेगा, यहाँ भी sp3 है, तो ये भी क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर था ए। बच्चों ए था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने पायरोल का फिगर दिया हुआ है, बोला है कि पायरोल और फिगर में कुछ पोजीशन मार्क किया हुआ है, बोला गया है कि किस पोजीशन पे पायरोल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो ध्यान देंगे, हम लोग इसका रेफरेंस ड्रॉ करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि डेंसिटी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर हम सप्लाई करते हैं, ठीक है,
तो ये पॉइंट बनेगा नेगेटिव, पॉजिटिव बिल्ड होगा, और इसको जब आप यहाँ सप्लाई करते हो तो नेगेटिव यहाँ बिल्ड होगा, यानी पोजीशन 2 पे। बात समझ में आया? सिमिलरली अगर आपका जो लोन पेयर है एन का, उसका लोन पेयर को अगर पोजीशन नंबर आप कहाँ दोगे, पोजीशन नंबर 2 पे सप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव क्रिएट होगा, और ये नेगेटिव जब यहाँ अटैक करेगा तो नेगेटिव यहाँ क्रिएट करेगा, यानी पोजीशन 5 पे। यानी जब रिंग में आप पार्टिसिपेट करवाते हो लोन पेयर को, तो उसके इसमें क्या होता है, 2 एंड 5 पोजीशन पे क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा आएगा, 2 एंड 5 पोजीशन पे डेंसिटी ज़्यादा आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसको बोल सकते हो 2 एंड 5, यानी ऑप्शन डी इसका लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। इनफैक्ट अगर आप मान लेते हैं कि पोजीशन 2 या 5 पे अगर हम H+ को जोड़ के दिखाते हैं आपको, ठीक है, तो पोजीशन 2 एंड 5 पे अगर हम H+ यानी किसी पॉजिटिव को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव क्रिएट करते हो तो यहाँ पे H जुड़ेगा और यहाँ प्लस बनेगा। बात समझे? अब जब प्लस बनेगा तो आप क्या करो, इस प्लस का रेजोनेंस करो। तो प्लस का रेजोनेंस जब होगा तो 2 पॉइंट पर अगर हम अटैक करवाए H+ का, तो पॉजिटिव यहाँ बना। अब ये फिर से क्या करेगा, फिर से टूटेगा, तो सिस्टम में H यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे है, तो बॉन्ड यहाँ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पहुँच जाएगा। अब इस पॉजिटिव को N का जो लोन पेयर है उसको क्या करेगा, स्टेबल कर सकता है, ठीक है। तो सिस्टम इस तरह से स्टेबलाइज हो सकता है अगर पॉइंट 2 पे आप अटैक करवाते हो तो सेम होगा पोजीशन 5 पे। अगर पोजीशन 3 अगर या 4 पे हम अटैक करवाएंगे तो इतना स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, वो भी आप चेक कर लो। तो अगर हम मान लेते हैं कि पोजीशन नंबर अगर हम 3 का यूज करते हैं, तो 3 पे अगर H को आप ऐड करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि 3 पे H को ऐड कर दिए, यहाँ बनेगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो 3 पे ऐड किया H+ तो पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे 2 पे। अब यहाँ पे इनका लोन पे इसको अटैक कर लेगा, बट ये पॉजिटिव का ये जो ए डबल बॉन्ड है इस पॉजिटिव के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, यानी इस प्लस के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो आपका जो इंटरमीडिएट उतना स्टेबल नहीं हो रहा है। तो आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि पोजीशन 2 और 5 पे आपका जो इंटरमीडिएट कटायन है ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए आपका अल्ट्राफाइल वहाँ पर अटैक करना प्रेफर करेगा। तो इसका फिर से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, यानी 2 एंड 5 क्या होगा, जहाँ पे पैरेलल का डेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके पास यहाँ पे बेंजीनिंग है और एक आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, उसमें HF ऐड किए तो क्या होगा। तो ध्यान देना, पहले HF का जो H+ है वो अटैक करेगा साइक्लोहेक्सीन पे, तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन पे अटैक करेगा, तो H+ जोड़ने के बाद आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। अब ये पॉजिटिव है, अल्ट्राफाइल बन चुका है और पास में बेंजीनिंग है, तो क्या होगा, इस सिस्टम में यहाँ बेंजीनिंग पे अटैक करेगा, यानी आपके बेंजीनिंग पे साइक्लोहेक्सीन से जो पॉजिटिव बना अपने पास अल्ट्राफाइल वो अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो सिंपली कंबाइन कर लो ना, तो कंबाइन करो तो क्या बनेगा, एक बेंजीनिंग में आप जोड़ दोगे साइक्लोहेक्सेन वाले फिगर को, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा चलो, तो इसका आंसर होगा सी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बेंजीन का नाइट्रेशन जो होता है उस पर कुछ स्टेटमेंट है। तो उसमें बोला गया है कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन प्रोसेस अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ KHS4 ऐड करने से आपके रेट को फ़र्क क्या पड़ेगा। ध्यान देना, जब हम बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो उसमें जो रिएजेंट आप यूज किए, यहाँ पे यूज किया हुआ है H2SO4 एंड HNO3। इसमें होता क्या है कि HNO3 बिहेव करता है बेस की तरह, तो यहाँ से जो H2SO4 है वो बिहेव करेगा एसिड की तरह, तो यहाँ से H+ निकलेगा और H2SO4 माइनस बनेगा, और ये जो H+ है वो इस O के लोन पे अटैक करता है, तो यहाँ पे इस तरह का एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा और यहाँ से वाटर निकाल दो। तो वाटर निकालने के बाद आपके पास NO2+ अल्ट्राफाइल क्रिएट होगा। अब जो अल्ट्राफाइल क्रिएट होगा इस पर बेंजीन रिंग अटैक करेगा और आपका फॉर्म कर जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप ऐड कर रहे हो KHSO4, तो KHSO4 आयनिक कंपाउंड है, फुली ब्रेक करेगा K+ में एंड HSO4- में। अब जो HSO4- है ये आप देखोगे ये यहाँ पे कॉमन है इस पॉइंट पे, तो क्या ही कहीं ना कहीं क्या करेगा, HSO4- डालोगे तो यहाँ पे इसका अमाउंट बढ़ेगा। तो ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा था, तो अकॉर्डिंग टू लीच प्रिंसिपल अगर आप पर्ड को ऐड कर रहे हो सिस्टम में तो ये प्रोसेस बैकवर्ड होगा तो H+ का अमाउंट क्या होगा, घटेगा।
तो आपका जो नाइट्रेशन में जो यानी नाइट्रिक एसिड में जो H अटैक कर रहा है उसका अमाउंट घटेगा, तो अल्टीमेटली आपका अल्ट्रोफिलिक अमाउंट घटेगा तो रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इन इसका आंसर क्या होगा, डी। तो सिंपल है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लीचर प्रिंसिपल यानी आयनिक इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन था। तो अगर आपको इसको हल्का भी अगर इसको लिंक कर पाओ तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बनेगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपको सिंपली इस क्वेश्चन पूछा गया है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम HCl ऐड करेंगे तो हमको 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। तो ध्यान देना आपको मिलना चाहिए क्या, तो 1 पोजीशन पे क्लोरो और 1 मिथाइल मिलना चाहिए। तो सिंपली क्या होगा, आप अगर ए में अगर HCl ऐड करते हो तो मार्कोनी का एडिशन होगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा। इवन आप बी में भी अगर HCl ऐड करते हो तो उससे मार्कोनी का एडिशन होगा और सेम कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ऐसे एल्कीन है जहाँ पे HCl ऐड करने से आपको 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिल जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो गिवन अल्कोहल है इसके डिहाइड्रेशन से कौन सा अल्किन नहीं बनेगा। तो ध्यान देना जब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो सिंपल चीज़ है कि इस पॉइंट का आपको एडजस्टमेंट पॉइंट को ढूंढो। तो इसका एडजस्टमेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो यहाँ से H निकल सकता है और अल्किन बन सकता है। तो अगर आप मान लेते हैं इस पोजीशन का अल्किन आप निकालते हो, यहाँ से H को निकालते हो और यहाँ से OH को निकालते हो, तो इस केस में क्या होगा, आपका अल्किन ए वाला बनेगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ का H अगर निकलता, यहाँ का OH निकलता तो अल्किन ए वाला बनता, ये पहला यानी बी बन सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ का OH निकलता और यहाँ से H निकलता तो आपका अल्किन जो बनता वो ऊपर की तरफ बनता, यानी ये अल्किन बन जाता, यानी डी बन सकता है। अगर यहाँ से OH निकालते और ये इस पोजीशन का H आप निकालते तो अल्किन जो बनता यहाँ बनता। ठीक, यानी ऑप्शन सी का अल्किन बन सकता है। तो कौन सा अल्किन नहीं बन सकता है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में जो अल्किन दिया हुआ है वो डिहाइड्रेशन से फॉर्म नहीं कर सकता है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन जब करते हो इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 तो क्या फॉर्म करता है। ध्यान देना बेंजीन का ऑक्सीडेशन V2O5 करने से एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड जो है वाटर एलिमिनेट करके फॉर्म करेगा मैलिक एनहाइड्राइड, यानी अल्टीमेटली ये फॉर्म करेगा। तो मैलिक हाइड्राइड का फिगर कैसा होगा, इसका फिगर ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए होगा ये होगा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से किस में कार्बन का हाइब्रिडेशन सेम होगा एज कम्पेयर टू CO2, यानी CO2 में जो कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है वो होता है sp। तो बोला गया है कि सेम sp हाइब्रिडेशन किस में होगा। तो ध्यान देना आपको पता है कि थाइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड होता है, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp, यानी आपका ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों ध्यान देना इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अगर आप इस कंपाउंड को ट्रीट करते हो Br2 FeBr3 के साथ तो इसमें होता क्या है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br+। अब जो Br+ बनेगा उसमें अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक कहाँ होगा, तो जो ये ग्रुप प्लस-m ग्रुप है, नहीं प्लस-m बोल सकते हैं तो इसको प्लस-r बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा रिंग में, तो डेंसिटी कहाँ करेगा, तो अपने ऑर्थो पारा पे। तो दोनों का ऑर्थो पारा कॉमन है, ये भी दोनों का ऑर्थो है, एक का पारा दूसरे का ऑर्थो है और एक पारा एक ऑर्थो है, नहीं ये पोजीशन जो मार्क के यहाँ अटैक हो सकता है। अब ये जो पोजीशन है यहाँ पे अगर ब्रोमीन को जोड़ोगे तो यहाँ पे तीनों ग्रुप क्या हो एक साथ हो जाएगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, यानी पोजीशन हम यूज नहीं करें। तो तुम्हारा अटैक क्या तो ये पोजीशन होगा और ये पोजीशन होगा, कहीं भी चलेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट को मैं दिखाता हूँ, तो आप अगर जोड़ोगे तो ब्रोमीन आपका यहाँ जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा तो ध्यान देना, तो ब्रोमीन यहाँ या यहाँ, तो देखोगे ऑप्शन सी है, सी हमारा करेक्ट होगा, यानी ए पोजीशन दोनों सेम है तो कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। लोगों को हमने इथाइन दिया हुआ, इथाइन में डाल रहे हैं Hg+2H2SO4 और वाटर भी साथ में है, तो वाटर जब इसमें ऐड होता है
तो फर्स्ट स्टेप में वाटर ऐड होगा, OH जुड़ेगा, इनोल कंटेंट बनेगा जो टोटमराइज करके बन जाएगा इथानल। अभी जो इथानल अल्डिहाइड है तो ये क्या होगा, टॉलरेंस टेस्ट जो है देगा, ठीक है, आइडोफॉर्म देगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना ये जो COCH3 टाइप का सिस्टम होता है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो आइडोफॉर्म भी टेस्ट देगा। ब्रैडी रिएजेंट इसको बेसिकली बोला गया है 2,4-DNP, तो 2,4-DNP जो टेस्ट होता है आपका अल्डिहाइड देता है तो ये भी टेस्ट देगा। तो कौन सा टेस्ट नहीं देगा, तो विटामिन टेस्ट नहीं देगा। विटामिन टेस्ट देता है किसके लिए होता है, अल्कोहल्स के लिए होता है। तो चूंकि आपका जो पर्ट फॉर्म किया P वो अल्डिहाइड है इसलिए विटामिन टेस्ट नहीं देगा, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया है कि P क्या नहीं देगा, तो P विटामिन टेस्ट नहीं देगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्रैडीज रिएजेंट जो है ये आपके एनसाइड में 2,4-DNP इसको हम बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो ये इसका नाम एनसाइड में नहीं दिया होता, एनसाइड में इसको आपको याद कर लेना है कि ब्रैडी रिएजेंट का सिंपल मतलब होता है 2,4-DNP। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है और बोला गया है कि सबका सब -m ग्रुप है, यानी सारा मेटाडाइटिंग ग्रुप है। तो बोला गया इसमें सबसे ज़्यादा डिएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होगा। तो ध्यान देना, अगर आपको लिस्ट याद हो तो सबसे ज़्यादा डिएक्टिवेटिंग होता है नाइट्रो। तो नाइट्रो का जो विड्रॉइंग पावर होता है सबसे हाईएस्ट होता है, नहीं सबसे ज़्यादा रिंग को डिएक्टिवेट करता है नाइट्रो ग्रुप। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं और बोला गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन ईजिली नहीं जाएगा। तो ध्यान देना, फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन होने का कंडीशन होता है कि आपका जो बेंजीन सिस्टम है डीएक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए, यानी उस सिस्टम में -m ग्रुप यानी मेटाडाइटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर -R ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ भी होगा वहाँ पे आपका सिस्टम क्या होगा, रिएक्शन परफॉर्म नहीं करना चाहता है थ्रू फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन। तो ध्यान देंगे आपका जो ऑप्शन ए है, ए में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि नाइट्रो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये सिस्टम को इतना डीएक्टिवेट कर देगा कि सिस्टम फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो आपको भाई याद करने लायक पॉइंट क्या है कि जब भी आपके रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी -m और -R ग्रुप जुड़े होंगे तो उस केस में आपका फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन ऑकर नहीं करता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया इसमें कौन सा जो है नॉन एरोमेटिक है। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन डी में यहाँ पे sp3 कार्बन है। sp3 मतलब क्या होगा, सिस्टम हो जाएगा नॉन प्लेनर, यानी आपके हकर रूल को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि हकर रूल क्या बोलता है कि आपका सिस्टम होना चाहिए प्लेनर, यानी ये हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक अल्कीन दिया हुआ है, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है। तो इस अल्कीन में जब हम H+H2 ऐड करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, इस अल्कीन में मार्कोनी तरीके से H+ पहले आप ऐड करोगे, तो H+ ऐड करोगे तो एडिशन के बाद क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और H को कहाँ जोड़ोगे, तो H को आप जोड़ दोगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे H जुड़ गया और कडाइन यहाँ बन जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा कि जो इस कडाइन के जो इस पोजीशन का अल्फा कार्बन इसमें जो मिथाइल ग्रुप है उसको अगर हम माइग्रेट करते हैं, यानी इसका अगर हम माइग्रेशन करेंगे यानी रीअरेंजमेंट करेंगे कडाइन का, तो जो अगला कडाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो नेक्स्ट कडाइन बनेगा उसको हम दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक। तो ये हो गया कडाइन रीअरेंजमेंट। अब इसमें क्या करोगे, सिंपली आप वाटर ऐड करोगे, तो वाटर का लोन पेयर जो उस कडाइन पर अटैक करेगा और यहाँ पे सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा और फिर क्या होगा, O से आप H को निकाल लो तो आपका बन जाएगा अल्कोहल। तो जो अल्कोहल बनेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा आपको, CH3OH CH CH3NCH3। तो देखो हमारा सॉल्यूशन किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ध्यान ना हमारा सॉल्यूशन ऑप्शन ए के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों लोग इस तरह के सिंपल एंड इजी क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। बच्चों लोग आपसे पूछा गया है कि ब्यूट-1 आयन एंड ब्यूट-2 आयन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, ब्यूट-1 आयन का जो टर्मिनल पॉइंट का जो H है उसका नीचे एसिडिक होगा, यानी इसको इजीली निकाला जा सकता है।
बट ऐसा एसिडिक एच ब्यूट 2 आइन में नहीं मौजूद है। तो ध्यान देना, आपके पास जो NaNH2 होता है उसमें NH2 माइनस एक अच्छा बेस है कि उसके अनायन अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, यहाँ से एच को खींच लेगा, ऐसा इसमें नहीं कर पाएगा। तो आपका जो ब्यूट 1 आइन है एसिडेट करेगा, एसिडेट सेम तरीके से नहीं करेगा। यानी ऑप्शन जो ए है इसका यूज़ करके हम लोग इसके भी इन यानी ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 फिगर दिया हुआ और बोला है कि जब नाइट्रेशन करते हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स नाइट्रेशन। तो ध्यान देना, आप एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे हो तो आपका रिंग जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। तो आपको बस चेक करना है कि आपके किस रिंग में प्लस एम या प्लस आर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बेंजोइक एसिड में जो ग्रुप जुड़ा हुआ आता है ये होता है माइनस आर या माइनस एम बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो रेट को स्लो करेगा। जो बी ऑप्शन में नाइट्रोबेंजीन है उसमें नाइट्रो ग्रुप भी क्या होता है, माइनस एम होता है, तो ये भी डेंसिटी विड्रॉ करेगा और आपके रेट को क्या करेगा, स्लो करेगा। ठीक है, टॉलिन में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो CH3 प्लस एम ग्रुप होता है, या इसको प्लस आर बोल दो या बोल दो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल दो। तो ये क्या करेगा, डेंसिटी बढ़ा देगा आपके सिस्टम में और रेट को फास्ट करेगा। तो बेंजीन में कुछ नहीं है, तो बेंजीन नॉर्मल है, तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में डेंसिटी हाई किस में होगा, टॉलिन में। तो टॉलिन का जो रिएक्शन होगा नाइट्रेशन वाला वो क्या होगा, इन सारे में सबसे फास्ट होने वाला है। तो बस इसका की कॉन्सेप्ट क्या था कि जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट होगा उसका रेट सबसे फास्ट होगा इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सैचुरेशन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों लोग आपसे बोला गया इसमें लीनियर कौन सा मॉलिक्यूल होगा। था ध्यान देंगे, आप जो ऑप्शन बी देखोगे, बी में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, यहाँ भी sp है, बात समझे। तो sp कार्बन क्या होता है, लीनियर होगा। तो यहाँ इसका दूसरा बॉन्ड जो है मिथ ए जो है जो CH3 जुड़ा हुआ है ये सब एक लाइन में होगा, ये सब एक लाइन में होगा। तो इसका जो चारों कार्बन है उसमें एक लाइन में मिलने वाला है। ठीक है, इन पॉइंट sp3 है, बट क्या है चूँकि sp2 के शेप को हमको मेंटेन करना है तो इन पॉइंट का जो कार्बन होगा उसी लाइन में रहेगा। हाँ, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो उस लाइन को डिफर करेगा क्योंकि लास्ट का टेट्राहेड्रल शेप को मेंटेन करना है आपको। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा ये होगा ऑप्शन बी। लीनियर शेप जो होगा सारा कार्बन एक लाइन में किस में होगा, ऑप्शन बी में। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके सामने नॉर्मल ब्यूटेन का कॉन्फॉर्मर ड्रॉ किया हुआ है, बोला इसमें कौन सा स्टेबल होगा। तो ध्यान ना, आपको पता है कि नॉर्मल ब्यूटेन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो आपका जो पहला है गाउचे टाइप का है, इसमें बल्कि ग्रुप जो है पास पास है। ठीक है, मतलब थीटा यानी उनके बीच का डायहेड्रल एंगल क्या है, 60 डिग्री है। जो आपका बी वाला ऑप्शन है उसको बोलते हैं हम लोग एंटी या बोलते हैं फुल्ली स्टैगर्ड। इसमें जो बल्कि ग्रुप है दूर दूर है, बल्कि ग्रुप क्या है, दूर दूर है, यानी इसमें स्ट्रेन का वैल्यू सबसे कम होगा। जो सी है आपको दोनों मिथाइल ओवरलैप कर रहा है तो क्या होगा, फुल्ली क्लिप्स होगा। ऑप्शन जो डी होगा, डी में आपका एच और मिथाइल ओवरलैप करते क्या होता है, पार्सली क्लिप्स होता है। तो इन सब में देखोगे तो सबसे स्टेबल कौन सा होता है, इन सारे में सबसे स्टेबल जो होगा वो सबसे स्टेबल होगा ऑप्शन बी। जब बल्कि ग्रुप सबसे दूर दूर है यानी यहाँ पे जो टॉर्सन स्ट्रेन होगा या तो वैन डर वाल्स स्ट्रेन होगा, दोनों क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। तो ऑप्शन बी सबसे स्टेबल होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग बोला गया है कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन को हम गैसेस हाइड्रोकार्बन में कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान ना, बहुत सिंपल सा चीज़ है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है इसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा है, और गैसेस हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन का नंबर घटाना है। ठीक है, तो कार्बन कम करने का सिंपल तरीका होता है इसको हीट कर दो। हीट करो तो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन टूटेगा, तो स्मॉल हाइड्रोकार्बन ब्रेक करेगा तो क्या होगा, गैसेस फॉर्म में ऑलरेडी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीटिंग का मतलब क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्रैकिंग करना। तो इस मेथड का नाम होगा क्रैकिंग। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने इथिलीन ग्लाइकोल का 4 कॉन्फॉर्मर ड्रॉ किया हुआ है, बोला है कि कौन सा सबसे स्टेबल होगा। तो ध्यान ना, इथिलीन वाले में आपका जो गॉचे पोजीशन में होता है OH, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का पॉसिबिलिटी होता है। तो यहाँ का H इस O के साथ H बॉन्ड बना लेगा। तो ड्यू टू इंट्रा मोलिकुलर H बॉन्डिंग
आपका सिस्टम यहाँ पे स्टेबलाइज कर जाता है। तो ये सबसे स्टेबल फॉर्म होता है ऑप्शन डी, गॉचे फॉर्म। नॉर्मली होना क्या चाहिए था, नॉर्मली एंटी फॉर्म को स्टेबल होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, बट ड्यू टू एच बॉन्डिंग आपका गॉचे फॉर्म क्या होता है, एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबलाइज कर जाता है इस केस में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद कर लेना है कि इथिलीन ग्लाइकोल में आपका गॉचे फॉर्म का स्टेबिलिटी हाईएस्ट होता है, इवन आपके एंटी फॉर्म से भी क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में टॉलिन को ट्रीट किया गया 2 अलग कंडीशन में विथ क्लोरीन। तो पहला जो कंडीशन है टॉलिन को ट्रीट किया गया है Cl2 FeCl3 के साथ, तो यहाँ पे ES रिएक्शन होगा और ES में जो CH3 ग्रुप है वो चूँकि प्लस एम या प्लस आर ग्रुप है तो डेंसिटी बढ़ाता कहाँ पे है, ऑर्थो पैरा पोजीशन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका ऑर्थो या पैरा पोजीशन में आप क्या करोगे, आप सील को जोड़ सकते हो, यानी आप सील यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। ठीक, और इसी सिस्टम को आप तुम ट्रीट करोगे Cl2 सनलाइट। तो Cl2 सनलाइट में क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करना है। तो रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करना है तो रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा, तो रेडिकल स्टेबल होगा आपके इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस होगा। अगर आप रेडिकल यहाँ बनाओगे तो रेडिकल में रेजोनेंस होने वाला है, बात समझ में आया। तो इस पॉइंट पे रेडिकल में रेजोनेंस होगा तो ये रेडिकल यहाँ स्टेबल होगा, तो यहाँ पे आप क्लोरीन को ऐड करोगे। यहाँ पे चूँकि 3 हाइड्रोजन है तो अब अगर ऑप्शन देखते हो तो एक ऑप्शन तो होगा एक्स होगा, ऑर्थो पारा क्लोरोटोलिन, तो ऑप्शन ए मैच करा सी के साथ। ठीक है, तो दूसरा जो इसका ऑप्शन होगा ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, यानी जो Cl2 सनलाइट डालोगे तो ये बेसिकली क्या करे, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपको बना देना है 3 क्लोरीन जोड़ देना है। तो ऑप्शन को एनालाइज करके हम बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली ये फॉर्म करेगा, यानी इस केस में क्या था, क्लोरीन लिया गया है एक्सेस में। ये क्वेश्चन मेंशन नहीं किया हुआ है बट ऑप्शन देख के हम बोल सकते हैं कि आप क्लोरीन एक्सेस में है तो जितना भी एच है सबको रिप्लेस कर देना है Cl के साथ। तो आपका ये बन जाएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया कि इसमें से चारों में से कौन सा कंपाउंड है जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को एग्जिबिट करेगा। तो ध्यान देना, सिस ट्रांस होने के लिए आपके पास अल्कीन होना चाहिए और अल्कीन ऐसा होना चाहिए जिसका कार्बन कार्बन जहाँ पर डबल बॉन्ड बना उसके एंड पॉइंट पे 2 अलग ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन देखोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा डी में। ब्यूटेन का जो फिगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस बॉन्ड के अबाउट क्या है, 2 अलग अलग ग्रुप है, CH3H है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक सिस ब्यूटीन बनता है, पॉसिबिलिटी है, और एक ट्रांस ब्यूटीन पॉसिबल है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया कि बेंजीन को हम रेट करवाते हैं CH3Cl एंड AlCl3 तो क्या फॉर्म करेगा। तो सिंपल आपके फ्रीडरिक ऑफ अल्काइलेशन का एग्जांपल था, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा CH3+ और आपके रिंग में अटैक कर लेगा तो रिंग में बन जाएगा बेंजीन में जोड़ देना CH3, यानी सिस्टम क्रिएट कर देगा टॉलिन को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग ध्यान देना, इसमें बोला गया है कि नाइट्रो बेंजीन बनाने के लिए हम बेंजीन में डालते हैं H2SO4 एंड HNO3, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो बोला गया इसमें नाइट्रिक एसिड किसकी तरह बिहेव करता है। ध्यान देना, इसमें H2SO4 बिहेव करता है ये एसिड, ये अपना H को लूज करेगा H+ एंड HSO4- के फॉर्म में, और जो H+ लूज किया है नाइट्रिक एसिड के O पे अटैक करता है, यानी इस केस में नाइट्रिक एसिड का जो O है एटम है वो बिहेव करता है जब प्रोटॉन एक्सेप्टर, यानी एक्सेप्ट करेगा, तो इसको तुम बोल सकते हो बेस। तो ये एक्सेप्ट करके यहाँ पे O पे पॉजिटिव बनेगा और O का जो पॉजिटिव है अनस्टेबल है तो उसको ब्रेक करके आप निकालोगे तो वाटर निकलने के बाद आपके सिस्टम में NO2+ यानी इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो नाइट्रिक एसिड है वो बिहेव करता है जब बेस की तरह। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी। ये टॉपिक या ये क्वेश्चन क्या है, बहुत फेमस क्वेश्चन है तो बार बार रिपीट होता है, तो आपको ये चीज़ को आपको याद कर लेना है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक अल्कीन दिया हुआ है और इसमें HBr ऐड किए हैं और बोला है इसमें आपका कंपाउंड ए क्या बनेगा, यानी मेजर जो कंपाउंड ए है क्या फॉर्म करेगा। तो पहले इसमें आप ऐड करो H+,
तो अल्किन का पाई बॉन्ड टूटेगा, H+ ऐड होके आपका जो कटायन बनेगा, आपका कटायन जो है इस पॉइंट पर कटायन क्रिएट होगा और यहाँ पे आप ऐड कर दोगे क्या, यहाँ पे ऐड कर दोगे H को। अब क्या होगा, इस कटायन की इस पोजीशन से, अल्फा पोजीशन से अगर H को हम माइग्रेट कर लें यानी माइग्रेशन कर दें, तो आपका जो अगला कटायन बनेगा ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो यहाँ पे माइग्रेशन होगा और कटायन यहाँ मूव कर जाएगा। ठीक, तो ये बन गया आपका ज़्यादा स्टेबल कटायन बन चुका है, क्योंकि इस कटायन का अल्फा एच का नंबर हो चुका है 8 और डिग्री हो चुका है 3। पहले जो कटायन था उसका अल्फा एच कितना, अल्फा एच था 4 और डिग्री था 2। तो ये कटायन बेटर है, इसलिए क्या होगा, रीअरेंजमेंट के बाद फॉर्म कर जाएगा। इसके इसमें ऐड कर दोगे आप Br- को, तो जुड़ने के बाद आपका सिस्टम ठीक है ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अब देखो ये हमारा जो सॉल्यूशन है किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है डी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। बच्चों लोग आपके सामने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसको बोला कि इसको बेसिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपेयर करो। तो ध्यान देना यहाँ पे सारा अनायन दिया हुआ है, तो जो अनायन जितना अनस्टेबल होता है अच्छा बेस होगा। तो बेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनायन स्टेबिलिटी। तो जितना अनस्टेबल अनायन होगा उतना बेहतर होगा बेस। तो सबसे अनस्टेबल अनायन होगा सिंगल बॉन्ड वाला यानी sp3, sp2 और sp। तो जितना स्कैटर बढ़ता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा, उतना ही क्या होता है अनायन स्टेट बढ़ता है। सबसे अनस्टेबल होगा ये वाला, तो सबसे अच्छा बेस यही होगा। सबसे अच्छा बेस कौन होगा, 1 फिर 2 फिर 3। तो 1 2 3 ऑर्डर आपका ऑप्शन बी मैच करेगा, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि इन चारों कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में सबसे जल्दी फास्ट रिएक्ट करेगा। तो सिंपल सा बात है कि जिस रिंग में डेंसिटी हाईएस्ट होगा। अब डेंसिटी हाईएस्ट किस में होगा, जिसमें प्लस एम ग्रुप या प्लस आर ग्रुप अटैच होगा। तो आपको चेक करना है कि किसमें प्लस एम प्लस आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ध्यान देना जो Cl है, Cl आपका नेट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि इनका -I पावर क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये भी डेंसिटी घटाएगा। नाइट्रो होता है -M या -R ग्रुप, ये भी आपका रिंग से डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। CH2OH में OH का -I है, प्लस यहाँ पे थ्रू हाइपर कन्जुगेशन डेंसिटी बढ़ेगा। बट आपके पास पता है कि ऑप्शन ए में लोन पेयर का रेजोनेंस से डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रिंग में। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होगा वो होगा ऑप्शन ए वाला। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो सबसे पहले अटैक करेगा ऑप्शन ए यानी फिनॉल में अटैक करेगा। यानी सबसे ज़्यादा जो रेट फास्ट होगा यानी रिएक्टिव होगा फिनॉल सिस्टम होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल के लिए इन सारे गिवन ऑप्शन में से। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि C5H10 के लिए ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जिसके ऑर्गेनाइसिस से आपको मिल जाएगा एसीटोन। तो ध्यान देना आपका ऑर्गेनाइसिस होने के लिए आपके सिस्टम में अल्कीन होना चाहिए, यानी जो अल्कीन नहीं हो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी को ऐसे ही आप हटा सकते हो। ठीक, अब एसीटोन होने के लिए आपके सिस्टम में इस तरह का लिंकेज होना चाहिए। 3 कार्बन तो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, तो बचा 2 कार्बन। तो बचा 2 कार्बन के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसा कुछ होगा। अब इसका अगर आपको नाम लिखना है तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो नंबरिंग करोगे इधर से 1 2 3 4। तो 2 पे मिथाइल है, ब्यूटीन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटीन यानी ऑप्शन क्या होगा इसका डी हो जाएगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आपसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन में आपका सी क्या फॉर्म करेगा। तो ध्यान ना पहले जब HCl बनाओगे तो आपका जो मार्कोनी कोऑर्डिनेशन के थ्रू लिंक करोगे तो आपका एक पाई बॉन्ड टूटेगा और Cl का जो Cl यहाँ पे बनेगा, H यहाँ जोड़ दोगे। अब ध्यान ना Cl के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो होता है उसके पास जो कटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगला जो कटायन HI का एडिशन से बनेगा वो भी यहीं बनेगा। तो अगला जो I होगा वो यहीं जोड़ेंगे, यानी आपका जो C बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा CH3 CH2 CCl, यहीं पे आप I जोड़ देना और यहाँ पे बन जाएगा CH3, यानी करेक्ट जो आंसर बनने वाला है बनने वाला ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए हैं और बोला गया इसको आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो ध्यान ना पहला ऑप्शन बेंजीन दिया हुआ है, तो बेंजीन में कोई दिक्कत नहीं, डेंसिटी है। अब ध्यान देंगे सेकेंड में टॉलिन है, तो टॉलिन में क्या होता है
आपका CH3 ग्रुप प्लस M ग्रुप होता है तो डेंसिटी बढ़ा देगा रिंग का। तो ध्यान देना, जितना डेंसिटी बढ़ेगा उतना रेट फास्ट होगा। तो बेंजीन के कंपेयर में टोल्यूइन क्या होगा, फास्ट होगा। फिनॉल और फास्ट होगा, फिनॉल का जो OH है उसका वो डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ाता है क्योंकि यहाँ लोन पर जो है रिंग में डोमिनेट करेगा। तो फिनॉल M का जो प्लस M पावर है वो CH3 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। तो इन तीनों में फिनॉल हाईएस्ट होगा। क्लोरोबेंजीन जो होता है, तो हालोजन जो होता है, हालोजन नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो जितना भी हालोजन्स है वो सब का सब डेंसिटी विड्रॉ करेगा रिंग से, तो रिंग का डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो रिंग में जितना डेंसिटी हाई होता है इलेक्ट्रोफाइल नहीं ज़्यादा अटैक करेगा फास्टर। तो अगर रेट देखोगे तो सबसे हाईएस्ट होगा 4 यानी फिनॉल, फिनॉल के बाद होगा टोल्यूइन, उसके बाद होगा बेंजीन, उसके बाद होगा क्लोरोबेंजीन। अब देखना हमारा सॉल्यूशन किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, 4 2 1 3 ऑप्शन सी के साथ। इन ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपसे बोला गया है कि इनमें से किस अल्किन में जब हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो उसका रेट क्या होगा, सबसे फास्ट होगा। तो ध्यान देना, जो रेट ऑफ जो हाइड्रोजनेशन होता है ये रेट कहीं ना कहीं हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना क्राउडिंग ज़्यादा होता है रेट क्या होगा, स्लो होगा। प्लस जितना सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है, जितना आपका अल्किन स्टेबल होगा उतना ही रेट क्या होता है, स्लो रहेगा। तो स्टेबिलिटी के भी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ध्यान ना, इन सारे में अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर में, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर में बोला गया है कि जो जितना अल्काइल चेन ज़्यादा जुड़ेगा उतना ही अल्किन में हाइपर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। तो अब देखोगे अगर आर को हम मिथाइल लेके आपको समझा दें तो 4 मिथाइल वाले केस में हाइपर कंजम्पशन मैक्सिमम होगा, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद 3 मिथाइल का जो केस है, उसके बाद जो होता है तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी में 2 2 मिथाइल दिया हुआ है। तो इसमें कैसे कंपेयर करो तो उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। तो अगर आपका 2 मिथाइल ऐसा जुड़ा हुआ है, आपका 2 मिथाइल अगर एक सिस कॉन्फ़िगरेशन है ना, अगर 2 मिथाइल जोड़ दें हम ट्रांस वाले केस में, बात समझे, और इसमें हम 2 मिथाइल जोड़ दें सेम कार्बन से, तो इन तीनों में अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करना तो इसमें आपका अल्फा तो सब में सेम है। तो इसमें कंपेयर करना, ध्यान देना, अगर इसमें हाइपर कंजम्पशन प्रोसेस होता है ना इस अल्किन में, तो यहाँ का जो हाइपर कंजम्पशन है उसके कारण इस कार्बन पे नेगेटिव बनता है, और ये जो नेगेटिव बनेगा उसको ए मिथाइल क्या करेगा, प्लस आई से अनस्टेबल करेगा। ठीक है, वही काम यहाँ भी होगा। ए मिथाइल का हाइपर कंजम्पशन से ए कार्बन पे नेगेटिव फॉर्म करेगा, जिसको ए मिथाइल प्लस आई से क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो ऐसा कोई फैक्टर इसमें नहीं है। इसमें अगर आप इसका हाइपर कंजम्पशन से यहाँ नेगेटिव बनता है तो यहाँ पे ऐसा कोई आपका अनस्टेबल करने का कोई फैक्टर नहीं है। तो इन तीनों में अगर इसको हम नंबरिंग कर ले ए बी सी, तो तीनों में सबसे स्टेबल सी होता है। ठीक है, इन तीनों में तो सी होगा। सी के बाद क्या होगा, ए और बी में चूँकि सिस में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इसलिए क्या होगा, ट्रांस आगे निकलेगा फिर सिस होगा। बात समझ में आया। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाया जिसका इसमें आप कभी भी यूज कर सकते हो, बात समझे। तो अगर आप देखते हो तो ये तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे सिस टाइप का केस है और यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 है, तो बेटर ए वाला बेटर होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो हाइपर कंजम्पशन प्रोसेस होगा उसको अनस्टेबल कोई नहीं करेगा, बट इसमें क्या होगा, इसके प्रोसेस को ए वाला आर का प्लस इफेक्ट क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, यानी उसको अनस्टेबल करेगा। तो सबसे अनस्टेबल इसमें कौन सा हो जाएगा, तो सबसे अनस्टेबल हो जाएगा जब सिस वाला जो केस है इस केस में। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं अरेंज कर दिया आपके लिए। अब सिंपली जो सबसे अनस्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा हाई होगा। यानी इसमें ऑप्शन जो ए है ये सबसे अनस्टेबल है, यानी सबसे फास्ट क्या होगा, रिएक्ट करेगा इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का एनालिसिस किया गया, तो सिंपली यहाँ क्या करोगे, आप ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे ए पार्ट जाएगा CH3 CH में, एसिड में जाएगा, और ए पार्ट भी जाएगा अपने एसिड में हाइड्रोलाइसिस के बाद। यानी आपका जो ऑप्शन बी है हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया कि प्रोपीन में हम ऐड करते हैं HBr को इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या बनेगा, तो सिंपली इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा तो ब्रोमीन जोड़ना
इस पॉइंट पे, तो बन जाएगा आपका CH3CH2CH2Br। इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके पास AlCl3 एज ए कैटलिस्ट है। अब बोला है कि इन गिवन ऑप्शन में से किस ऑप्शन में इस कैटलिस्ट को आप यूज करोगे कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा इथाइल बेंजीन। तो ध्यान देना, यानी सिंपली आपको क्या करना है, आपको देखना है कि किस केस में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल CH3CH2 प्लस बन सकता है। तो ध्यान देंगे, आपका जो ऑप्शन ए है उसमें आपके पास इथाइल अल्कोहल है। अब आपको पता है कि AlCl3 क्या होता है, एक एसिड के तरह बिहेव करेगा। तो एसिड क्या करेगा, इसके O से अटैच करेगा। तो यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल खाली है उसमें O के लोन पर अटैचमेंट होगा और इस वाटर को बाहर निकाल देगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, आपके बेंजीन पे अटैक करेगा और रिंग पे अटैक करके, यानी आपका रिंग जो है इस पे अटैक कर लेगा और आपके पास प्रोड्यूस कर देगा इथाइल बेंजीन। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक रिएजेंट लिया हुआ है NaIO4 इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 को जब डालते हैं इस रिएक्टेंट में तो आपका आउटकम क्या आएगा। तो ध्यान देना, ये दोनों मिलके ऑक्सीडेशन करता है और अल्किन का ऑक्सीडेशन करके ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे बन जाएगा कीटोन। यानी ये बॉन्ड तोड़ोगे आप, यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे तो ए पॉइंट चला जाएगा कीटोन वाले पॉइंट पे और यहाँ जो है यहाँ पे पहले अल्डिहाइड बनेगा जो फर्दर यहाँ का जो H को हटा के इसको कन्वर्ट कर दोगे आप एसिड में। यानी ये चल जाएगा CH3COH में और ये पार्ट हो जाएगा एसीटोन। तो आप देखो कौन सा आंसर आपसे मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बच्चों लोग NaOI4 एंड KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपके अल्किन को ऑक्सीडाइज इस तरीके से करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला हुआ है इसमें से कौन सा रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ध्यान देंगे, आपका जो पहला रिएक्शन है इट्सेल्फ इसमें क्लोरीन प्लस हीटिंग किया है। तो क्लोरीन प्लस हीटिंग में क्या होता है, रेडिकल फॉर्म करता है और रेडिकल रिएक्शन इसमें ऑकर करेगा। यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन जो बी का बात करते हैं, बी में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा CH3 प्लस। तो इसमें ए होता है EH रिएक्शन, यानी इसमें कडाइन बना तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी ये रेडिकल नहीं होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे NO2 Ag प्लस हटेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा O माइनस। ठीक है, और N का लोन पे है तो N का लोन पे अटैक करेगा। तो ये बेसिकली या तो SN1 SN2 से होता है। ठीक, तो इसमें जो होगा ये बेसिकली हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये भी आपका रेडिकल नहीं है। और इसमें क्या हो रहा है, एसियन का एडिशन हो रहा है आपके अल्डिहाइड में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आपका जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों आपके पास 3 कंपाउंड दिया हुआ है, एनालिन, बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन, और बोला गया है कि इन तीनों कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए कौन सबसे फास्ट रेट करेगा और कौन स्लो रेट करेगा, यानी इनके रेट को अरेंज करना है। तो ध्यान ना, एनालिन का जो NH2 है प्लस M ग्रुप होता है, यानी डेंसिटी जो है सप्लाई करेगा। नाइट्रो क्या होता है, माइनस M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हो इसको आप, -M-R। तो इससे क्या होता है कि आपका रिंग के डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को डेंसिटी चाहिए तो सबसे फास्ट कौन किस में रिएक्शन होगा, एनालिन में, फिर बेंजीन में, फिर नाइट्रोबेंजीन में। यानी इसका जो रेट का जो ऑर्डर होगा 1 2 3, यानी ऑप्शन डी इसके लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस में डिफर करता है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर करता है स्पेशियल एलिमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। मूव करते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक जेमिनियल हाइलाइट दिया हुआ, जब 2 हाइड्रोजन लिंक है सेम कार्बन से, उसमें डाला गया NnH2। तो NnH2 स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को निकालेगा, यहाँ से H को निकालेगा। तो पहले आपका अल्किन बनाएगा और फिर से जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, फिर से H जुड़ा हुआ है उसको फिर से निकाल देगा और अल्टीमेटली बनाएगा यहाँ पे अल्काइन बनाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया कि जब आप अल्किन को प्रिपेयर करते हो थ्रू डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके हम अल्किन बनाते हैं,
तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है जब Al2O3 आप यूज करते हो, तो ध्यान ना ये काम करेगा ये एसिड की तरह, लेबिस एसिड है, तो हमको साथ में देना होता है हीट। तो टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो टेम्परेचर देंगे तो आपका अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ईजी होगा, आपका अल्किन क्या होगा, इजीली फॉर्म करता है। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग मूव करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन का डायहेड्रल एंगल कितना होता है। तो ध्यान देंगे स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में जो एच के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। तो डायहेड्रल एंगल जो होता है यानी जो उनके प्लेन के बीच का जो एंगल होगा उसका वैल्यू होता है 60 डिग्री। ठीक, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपको प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल पे, तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो बेसिकली आपको एंटी मार्कोनिकोव तरीके से वाटर को ऐड करना है। ये कौन सा रिएक्शन से होता है या क्या रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, तो आपको पढ़ोगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी B2SH2OH- इसका अगर आप यूज करते हो तो आपका जो अल्किन में एंटी मार्कोनिकोव तरीके से वाटर ऐड होगा और आपका बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल फॉर्म कर जाएगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 3 अल्किन दिया हुआ है और बोला है कि इसका स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन में 2 पार्ट है सीस एंड ट्रांस। तो आपको पता है कि जिस अल्किन का अल्फा ज़्यादा होगा वो अल्किन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप ध्यान देना ब्यूट 2 इन में अल्फा ज़्यादा है और उसमें भी बेटर कौन होगा, बेटर होगा ट्रांस, क्योंकि उसमें हिंड्रेंस क्या है, हिंड्रेंस नहीं है। तो सबसे स्टेबल अल्किन कौन सा होगा, ट्रांस 2 ब्यूटेन सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्यों होता है इस पर बात अगर बोला जाए तो सिंपल उसका रीजन होता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी एग्जिस्ट करेगा जब बॉन्ड रोटेशन में एक ब्लॉकेज हो, यानी बॉन्ड रोटेशन ऑकर ना करे। तो यहाँ क्वेश्चन था कि 2 ब्यूटेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों शो करता है, तो ऐसा सिंपल होगा कि डबल बॉन्ड के अबाउट में रोटेशन अलाउड नहीं होता है, इसलिए आपका 2 ब्यूटेन जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा इसका आंसर होगा ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपको इन चारों कंपाउंड को अरेंज करना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के रेट के बेसिस पे। तो ध्यान ना इसमें बेंजीन है, CH3 ग्रुप जो होता है ये प्लस M या प्लस R ग्रुप बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो रेट को क्या होगा, बेंजीन के रिस्पेक्ट में फास्टर करेगा। O का जो लोन पेयर है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेंसिटी को बढ़ा देगा। तो थर्ड का जो रेट है वो 2 से भी फास्ट हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर प्लस M या प्लस R ग्रुप जुड़े रहते हैं सिस्टम में उतना रेट क्या तो फास्टर होता है। तो यहाँ पे 2 जगह प्लस M ग्रुप दिख गया आपको, OCH3 इन CH3 में। ज़्यादा बेटर कौन सा प्लस M ग्रुप होगा, OCH3, क्योंकि यहाँ लोन पर दे रहा है। CF3 माइनस M ग्रुप माइनस I ग्रुप होता है, माइनस से क्या डेंसिटी ऊपर भी ड्रॉ करेगा तो डेंसिटी घटेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैचमेंट है रिंग में क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो सबसे फास्ट होगा इसमें 3 में, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद क्या होगा 4। तो ध्यान है ना कौन सा ऑप्शन हमारे सॉल्यूशन मैच कर रहा है, तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन ए से मैच करेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग बोला गया है कि फेडर कप रिएक्शन के थ्रू टॉलिन कप से बना सकते हैं। तो ध्यान देना आपके पास बेंजीन रिंग होना चाहिए और CH3Cl प्लस AlCl3। अगर ये मिल गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3 प्लस और आपके रिंग इस पर अटैक कर लेगा और आपका बनेगा टॉलिन। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा इन सारे ऑप्शंस में से ये होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो यहाँ बोला गया कि एसिटाइलिन यानी इथाइन में हम डालते हैं वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2SO4 एंड HgSO4। तो आपका वाटर ऐड होता है HgSO4 H2SO4 के प्रेजेंस में, तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है इनोल फॉर्म। यहाँ OH ऐड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 रहेगा जो कि टोटोमराइज करके बनाता है इथानॉल, यानी एस्टल्डिहाइड बन जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट एनालिसिस होगा, यानी करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया कि फेडर कप अल्काइलेशन में AlCl3 के अलावा और क्या अदर रिएक्टेंट होता था। हम ना अल्काइलेशन में बेंजीन रिंग के साथ हम लोग लेते हैं एक अल्काइल हैलाइड
और साथ में लेते हैं LCl3। तो चूँकि LCl आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बाकी बचा क्या, तो बाकी बचा बेंजीन एंड एक अल्काइल हैलाइड, यानी ऑप्शन ए हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। तो बच्चों ए था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों बोला गया है कि इसमें से कौन सा बेंजीन रिंग है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे ईजी होगा, तो ध्यान ना, जिस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट होगा उसमें अटैक ईजी होता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कैसे, जब उसमें प्लस एम या प्लस आर ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच रहेंगे। तो आपको पता है इन सारे में सबसे बेस्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो OH है। CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, पर इसका जो डोनेटिंग पावर होता है OH के रिस्पेक्ट में कम होता है, क्योंकि O के पास लोन पेयर है, तो रिंग में डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा सबसे फास्ट होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस। बच्चों लोग आपके पास 2 ब्रोमोपेंटेन है और बोला गया है इसको हीट कर रहे हैं हम लोग पोटेशियम इथोक्साइड इन इथेनॉल में, यानी बेसिकली अल्कोहलिक KOH है। तो अल्कोहलिक KOH है तो इसमें अल्किन बनेगा। तो अल्किन में, तो अल्किन कैसा बनेगा, तो अल्किन जो मेजर बनता है तो यहाँ बनेगा इस पॉइंट्स पे, यानी ब्रोमीन हटा के, तो आपका अल्किन ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो इस अल्किन का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 पेंटुइन। अब पेंटुइन में कैसा बनेगा, तो यहाँ पे सिस ट्रांस का पॉसिबिलिटी है, तो ये बनेगा ट्रांस जो कि स्टेबल होगा। तो ट्रांस 2 पेंटीन, यानी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों बोला गया है कि इसमें से कौन सा बेंजीन रिंग है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे इजी होगा, तो ध्यान ना, जिस रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट होगा उसमें अटैक इजी होता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कैसे, जब उसमें प्लस एम या प्लस आर ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच रहेंगे। तो आपको पता है इन सारे में सबसे बेस्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो OH है। CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, पर इसका जो डोनेटिंग पावर होता है OH के रिस्पेक्ट में कम होता है, क्योंकि O के पास लोन पेयर है, तो रिंग में डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो इस केस में इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा सबसे फास्ट होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग बोला गया कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एरिन के साथ कंपेटेबल नहीं है। एरिन मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ कंपेटेबल नहीं है। तो ध्यान देना, बेंजीन रिंग कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करता है। वो करता क्या है, वो करता है ES इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो एडिशन तो करता नहीं। एडिशन करने से दिक्कत क्या होगा कि अगर आप रिंग में आप इलेक्ट्रोफाइल को अगर जोड़ दिए तो प्रॉब्लम क्या होता है, जोड़ने से उनका एरोमेटिक नेचर ख़त्म हो जाएगा। तो इससे सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझे। तो इसलिए ये एडिशन शो नहीं करता है। इसके बाद क्या करता है, एडिशन करने के बाद यहाँ से H निकाल देगा और वापस ये क्या करेगा, वापस खुद को बेंजीन रिंग में बनाएगा, यानी एडिशन पे स्टॉप नहीं करेगा प्रोसेस। बात समझे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो ये नहीं करता है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि किस रिएक्शन में आपको हाइड्रोकार्बन मिलेगा इन गुड इल्ड। तो ध्यान देना, पहला रिएक्शन तो है इसमें क्या है, आप क्लोरीनेशन कर रहे हो तो इसमें आपको मिलेगा अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हटा। सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि क्लोरीन को आप हीट करोगे अल्कोहल में, तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास हाइड्रोकार्बन का पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा। सी ऑप्शन में बेसिकली आप कर रहे हो कोबाल्ट लाइसिस। तो कोबाल्ट लाइसिस करते हो तो उसमें होता क्या है कि आपका अगर एसिड को सॉल्ट का हम हीटिंग करें, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उसमें होता क्या, ये पूरा हट के आपका जो AR है ये खुद को डबल करके आपका हाइड्रोकार्बन फॉर्म करेगा। यानी ऑप्शन सी जो है बेसिकली क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें आपको हाइड्रोकार्बन एक अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। तो ऑप्शन सी आपके लिए करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन डी देते हैं तो डी बेसिकली हुंसडिगर रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये पूरा हट के आपका आई आ जाता है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन डी में भी क्या होगा, आपको हाइड्रोकार्बन नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि कॉमर्शियल गैसोलीन में किस तरह का हाइड्रोकार्बन ज़्यादा डिजायरेबल होता था ना। जो कमर्शियल गैसोलीन होता है उसके फ्यूल इफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम एक नंबर डिसाइड करते हैं, इसको हम बोलते हैं हम लोग ऑक्टेन नंबर। तो जिस हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा वो बेटर फ्यूल की तरह यूज हो सकता है इन फॉर्म ऑफ गैसोलीन। तो ऑक्टेन नंबर जो होता है कहीं ना कहीं ब्रांचिंग के प्रोपोर्शन होता है। तो जितना ब्रांच ज़्यादा होगा उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होता है। तो आपसे इसका जो आंसर होगा ये होगा ब्रांच हाइड्रोकार्बन।
क्योंकि ब्रांच हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर क्या होगा, हाई होगा, इन बेटर गैसोलीन की तरह काम कर सकता है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। अच्छा, ऑक्टेन नंबर जो आपके सिलेबस में नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चन आने का चांसेस क्या है, काफ़ी कम रहेगा। ठीक है, तो बच्चों लोग मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे पूछा गया है कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन किसको बोलोगे, तो ध्यान देना ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें क्या होता है, दो जो बल्कि रूप मिथाइल है और दोनों कार्बन का जस्ट उल्टा होना चाहिए था, यानी यहाँ बात समझे। तो ये हो गया आपका सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ एन ब्यूटेन। अभी क्या है, तो ये है आपका एंटी, या बोलते हैं इसको फुली स्टैगर्ड, या बोलते हैं इसको फुली स्टैगर्ड। तो आपके ऑप्शन में ना एंटी है ना फुली स्टैगर्ड है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, फुली स्टैगर्ड। तो फुली स्टैगर्ड जो होगा, तो फुली स्टैगर्ड ऑप्शन में अगर नहीं है तो आप ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, तो ऑप्शन टिक करोगे ऑप्शन बी स्टैगर्ड। ठीक है, तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोगों के सामने एक मॉलिक्यूल इथिन का दिया हुआ है, उसमें डाल रहे हैं हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, तो उसके एडिशन से आपका M बनता है ऐसा कुछ CH2, एक जगह OH लिंक होगा और एक जगह Cl लिंक होगा। ठीक है, अब बोला है कि इससे हमको यहाँ जाना है, तो R क्या यूज करेंगे, तो सिंपली है आपको क्लोरीन को हटा के OH लगाना है, तो यानी आपको बेस चाहिए। ठीक, तो पहले वाले में आपको M बनना चाहिए ऐसा, तो M ऐसा कहाँ कहाँ बना के दिया हुआ है, तो M का जो फिगर है हमारे ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो डी में ही उसके बाद ऐड किया गया है एक्वस Na सोडियम बाइकार्बोनेट डाला हुआ है। ठीक, तो डी ऑप्शन में ही डाला हुआ है एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि बेसिक मीडियम होता है, तो क्लोरीन को आप हटा सकते हो, उसके बदले क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन डी। ठीक है, उसका M भी मैच किया हमारे साथ, और जो R होगा बेसिकली एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। इनफैक्ट क्या था कि हमारा अगर आप M को ही पहचान लेते तो M जो है वो बस ऑप्शन डी में ही मैच करेगा, बाकी जो मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन डी ही रहता। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि सिलिंड्रिकल शेप अल्काइन का क्यों होता था, है ना। अल्काइन में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच में, और यहाँ पे एक इस तरीके से PP ओवरलैपिंग होता है पाई बॉन्ड का, और दूसरा P ओवरलैपिंग इस तरीके से होता है। तो यहाँ जो पाई क्लाउड है सिलिंड्रिकली क्या होता है, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड ये ऐसा होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। बच्चों लोग यहाँ पे 3 कंपाउंड दिया हुआ है, एनिसोल, बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन। बोला है इसको रेट के अकॉर्डिंग अरेंज करो टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। था ना, एनिसोल प्लस M ग्रुप होता है, यानी डेंसिटी रिंग के अंदर देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा थ्रू रिंग। फिर बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -M या -R ग्रुप आप बोल सकते हो। तो रिंग का डेंसिटी खींचेगा तो रिंग में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है स्लो हो जाएगा, तो आपका रेट जो चलेगा 1 2 3 होना चाहिए। तो हमारे सॉल्यूशन से आपका जो ऑप्शन बी, यहाँ पे जो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है ए, इसको ए कर लो आप लोग, तो ए हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ए था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग जब भी हम लोग फ्यूल का कंबशन करते थे तो इंजन से एक नॉकिंग साउंड आता था, तो उस नॉकिंग साउंड को बंद करने के लिए हम एक एंटी नॉकिंग एजेंट का यूज करते थे। तो एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है उससे पूछा गया था, तो ये होता है TEL। इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लीड, यानी लेड के साथ 4 इथाइल ग्रुप को आप ऐड कर दो। तो इसको यूज किया था इंजन में, यानी कि फ्यूल के साथ इसको हम यूज करते थे एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट, यानी जो नॉकिंग साउंड आता था इंजन से उसको ये बंद करता था। बट अब ये इसको यूज़ करना कम कर दिया गया है ड्यू टू हेल्थ इशू। तो आपको ये पता होना चाहिए था, ऐसे क्वेश्चन बहुत पुराना है, अब इस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए था कि हम किस एजेंट का यूज़ करते थे एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट, टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने एक अल्किन दिया हुआ है, प्रोपीन दिया हुआ, उसमें HBr ऐड कर रहे हैं,
तो इसमें जब भी अल्कीन में हम कोई रिएजेंट ऐड करते हैं तो उसमें इस रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है यानी H+ से पहले अटैक करता है। तो अल्कीन में हमेशा क्या होता है, पहले H+ अटैक करेगा, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो अल्कीन जो शो करता है हमेशा उसको बोलते हैं अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि किस कंपाउंड का जीरो डायपोल मोमेंट होगा। तो बहुत सिंपल सा केस था, जो ट्रांस टू ब्यूटेन होता है उसमें क्या होता है कि एक मिथाइल के डायपोल को दूसरा मिथाइल क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। ठीक है, तो इसका नेट डायपोल क्या होगा, नेट डायपोल इसका जीरो होगा, यानी क्या होगा, ये चीज़ क्या होगा, नॉन पोलर होगा। बाकी सारे फिगर में अगर आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें डायपोल कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन बोला है कि अब जब भी हम क्लोरीनेशन करते हैं बेंजीन का इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो उसमें क्या होता है, ध्यान देना। FeCl3 एक लेविस एसिड होता है। तो यहाँ जो क्लोरीन है तो Fe के वैकेंट ऑर्बिटल में, वैकेंट डी में क्लोरीन का लोन पे अटैक करेगा और इसे कारण यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे तो इस सेल पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ अल्टीमेटली जो नेगेटिव Cl है वो इससे कंबाइन होकर बन जाएगा FeCl4- और बाहर क्या निकलेगा, Cl+ निकलेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Cl+ बनता है, यानी इसका आंसर होगा सी। इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है Cl+। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग आपके पास 4 कंपाउंड दिया हुआ, बोला गया है किस कंपाउंड में एंटी मार्कोनिक एडिशन जो है वो ऑब्जर्व आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत सिंपल सा केस था कि अगर आप ऐड करते हो इसमें ब्यूट2 में, तो बहुत सिमेट्रिकल टाइप का आपका अल्कीन है। इसमें आप अगर HBr ऐड करो या फिर HBr पेरोक्साइड ऐड करो, दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा। दोनों क्योंकि सिमेट्रिकल टाइप का है तो उसमें कहीं भी जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों में सेम ही बनने वाला है। तो इस केस में आप बोल सकते हो इसमें आप एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों बोला गया कि नाइट्रेशन बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा होता है, जो रिएक्टिव स्पीशीज कौन सा होता है, ध्यान देना। जब भी नाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें NO2+ एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ऑप्शन जो सी होगा ये होगा अपना रिएक्टिव स्पीशीज। तो ए सी इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों लोग मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। बच्चों लोग आपसे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन जो है उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान देना, जो हाइड्रोजन टर्सरी कार्बन से लिंक होगा, यानी जहाँ पर रेडिकल जितना स्टेबल होगा उस हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होता है। ठीक है, तो सिंपली बोल सकते हो इसको रिएक्टिविटी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा रेडिकल स्टेबिलिटी। रेडिकल स्टेबिलिटी, जहाँ रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ का जो H है वो जल्दी रिएक्ट करेगा। बात समझे। तो सबसे ज़्यादा रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा, टर्सरी। टर्सरी के बाद क्या होगा, सेकेंडरी, फिर क्या होगा, प्राइमरी। यानी ऑप्शन जो डी होगा, डी होगा करेक्ट। तो सिंपल सा था कि आपके डिफरेंट H के रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया था। तो जहाँ पे H को निकालने के बाद रेडिकल स्टेबल होगा वहाँ पे H को हम ज़्यादा रिएक्टिव बोलते हैं, वहाँ से निकालना उसको क्या होगा, आसान होता है। ठीक है, तो आपका रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्राइमरी। तो वही चला जाएगा आपके H के यानी हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था उस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो आपके पास पूछा गया है कि 2 ब्यूटेन को हम अगर रिड्यूस करते हैं सोडियम में लिक्विड अमोनिया से तो क्या बनता है। ध्यान देना, सोडियम में लिक्विड अमोनिया में अगर आपका अल्काइन टर्मिनल नहीं होगा, मतलब इन पॉइंट पर नहीं होगा, तो उस केस में क्या होता है, ये जो दोनों ग्रुप होते हैं ये एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन में जाएंगे। ठीक है, तो सोडियम में लिक्विड अमोनिया में डालने पे दोनों इन पॉइंट का जो मिथाइल ग्रुप है वो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे टू मिनिमाइज रिपल्सन। तो इसमें जो फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा ट्रांस टू ब्यूटेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए, अगर इसमें हम ऐड करते हैं S2PDC यानी लिंडर्स कैटलिस्ट, तो आपका इसमें क्या बनता है, ऐसा बनता है सिस अल्किन। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है। ठीक है, तो ये भी दो आपको स्टडी कर लें कि सिस कब बनेगा। तो सिस बनेगा जब लिंडर्स कैटलिस्ट होता है, यानी S2PDC इन क्यून लाइन। ठीक, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एनालिसिस एंड
सॉल्यूशन मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास 2 ब्यूटेन में डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन अलाउड क्यों नहीं होता था। ध्यान देना, जो कार्बन का डबल बॉन्ड फॉर्म करता है वो फॉर्म क्यों करता है, तो फॉर्म करता है ड्यू टू लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। तो लेटरल ओवरलैपिंग अगर यहाँ पे होगा, इसको कभी कभी बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। तो इसके अबाउट अगर बॉन्ड घुमाओगे तो जो साइडवेज ओवरलैपिंग है ब्रेक करेगा। तो जो साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ है ये आपके बॉन्ड रोटेशन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा डी। तो जो साइडवेज ओवरलैपिंग है जो पाई वन बना रहा है, उसके कारण क्या होता है कि अगर आप बॉन्ड घुमाओगे तो साइडवेज ओवरलैपिंग ब्रेक करेगा और बॉन्ड टूट जाएगा। तो उसके लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो एनर्जी नहीं अवेलेबल होता तो क्या होता है, बॉन्ड रोटेशन क्या होता है, अलाउड नहीं होता है। ये बॉन्ड तभी घूमेगा जो ये बॉन्ड यानी ये पाई वन को ब्रेक कर दोगे। ये जो पाई बॉन्ड का हम बात कर रहे हैं, टूटेगा पाई बॉन्ड तो ही ये रोटेशन अलाउड होगा, नहीं तो अलाउड नहीं होगा। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान ना, इस क्वेश्चन में आपके पास जेमिनल डायहाइड दिया हुआ है और बोला है कि यार ये डालेंगे कि यहाँ पर अल्काइन बन जाए। तो जब ये जेमिनल रहता है उसमें सिंपली आपको अच्छा बेस डालना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अच्छा बेस कहाँ है, तो अल्कोहलिक क्यूएच यहाँ दिया हुआ है। तो अल्कोहलिक क्यूएच का यूज करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग बोला गया है कि इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो NaNH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो ध्यान ना, सॉल्ट फॉर्म करने के लिए आपका H एसिडिक होना चाहिए। तो आपका बेसिकली अल्काइन का जो टर्मिनल पॉइंट होता है वहाँ पर अगर H रहेगा तो एसिडिक होता है। तो आपको देखना है कि कहाँ पर टर्मिनल अल्काइन है उसके पास H होना चाहिए। तो ध्यान ना, आपका जो ऑप्शन 2A है यानी इथाइन है, इथाइन के पास टर्मिनल पोजिशन में H है, तो इसका नीचे एसिडिक होगा। तो ए से रेट करके सॉल्ट बनाएगा। तो इसका आंसर ए होगा। जब भी इथाइन अल्काइन का एंड पॉइंट का H होता है एसिडिक, ये बस आपको याद कर लेना है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने 4 फिगर दिया हुआ और बोला है कि जब नाइट्रेशन करते हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स नाइट्रेशन। तो ध्यान देना, आप एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे हो तो आपका रिंग जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा उतना ही रिएक्शन फास्ट होगा। तो आपको बस चेक करना है कि आपके किस रिंग में प्लस एम या प्लस आर या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बेंजोइक एसिड में जो ग्रुप जुड़ा हुआ आता है ये होता है -R या -M बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो रेट को स्लो करेगा। जो बी ऑप्शन में नाइट्रोबेंजीन है उसमें नाइट्रो ग्रुप भी क्या होता है, -M होता है, तो ये भी डेंसिटी विड्रॉ करेगा और आपके रेट को क्या करेगा, स्लो करेगा, ठीक है। टॉलिन में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो CH3 प्लस M ग्रुप होता है, या इसको प्लस R बोल दो या बोल दो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल दो। तो ये क्या करेगा, डेंसिटी बढ़ा देगा आपके सिस्टम में और रेट को फास्ट करेगा। तो बेंजीन में कुछ नहीं है, तो बेंजीन नॉर्मल है। तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में डेंसिटी हाई किस में होगा, टॉलिन में। तो टॉलिन का जो रिएक्शन होगा नाइट्रेशन वाला वो क्या होगा, इन सारे में सबसे फास्ट होने वाला है। तो बस इसका की कॉन्सेप्ट क्या था कि जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट होगा उसका रेट सबसे फास्ट होगा इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके इस क्वेश्चन में बेंजीन के रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, बोला है कौन सा स्टेटमेंट बेंजीन के लिए करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट है बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन इजिली अंडरगो एडिशन रिएक्शन, गलत है। बेंजीन एरोमेटिक रिंग है, वो कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं जाएगा, वो जाता क्या है, वो जाता है EAS रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है देयर आर 2 टाइप ऑफ CC बॉन्ड इन बेंजीन, ये भी गलत है। यहाँ पे चूँकि रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस होने के कारण क्या होता है, आपका CC बॉन्ड का बॉन्ड और सारे CC का सेम होगा। यहाँ पे इसको X और Y बोल दो तो XY इक्वल हो जाता है, यानी B भी गलत हो जाएगा। देयर इज अ साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेट्रॉन इन बेंजीन, ये सही है। रेजोनेंस के कारण क्या होता है, यहाँ पे साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होता है। ऑप्शन डी मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन गिव्स 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन में कुछ तुम ऐड करते हो तो उसमें सारा पोजीशन चूंकि इक्वलेंट है ना, तो इसमें कहीं भी जोड़ो आपका आंसर सिर्फ एक ही आएगा, 3 नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली आपका जो ऑप्शन सही होगा होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बच्चों आपसे पूछा गया कि सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में होगा। ध्यान ना, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन का, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड से छोटा कौन होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो आप देखोगे ट्रिपल बॉन्ड किस में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है डी में। तो इथाइन जो है एस्टेलिन, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा कार्बन कार्बन का इन सारे में, तो इसका आंसर डी होगा। बच्चों लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। बच्चों लोग आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें से कौन सा जो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को एग्जिबिट करेगा। तो ध्यान ना,
सिंस शो करने के लिए नॉर्मली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और इसके एंड पॉइंट पे 2 अलग ग्रुप लिंक होना चाहिए। तो आप देखो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन सी में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के अबाउट में जो कार्बन है उसमें HCl 2 अलग ग्रुप्स हैं। इसके कारण क्या होगा, इसमें 2 पॉसिबिलिटी होगा, एक में दोनों क्लोरीन सेम साइड, इसको हम सिस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बोला गया कि इथाइन यानी एसिटिलिनिक हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है। तो इथाइन का हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस H को आप निकालोगे तो जो अनायन बनता है, ये अनायन स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इस हाइब्रिडेशन sp होता है। अब sp हाइब्रिडेशन के कारण क्या होता है, स्कैटर बढ़ गया, यानी स्कैटर 50% है, तो जितना स्कैटर ज़्यादा होता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हाई होता है। तो अनायन क्या होगा, स्टेबल होगा। और अनायन अगर स्टेबल होगा, ठीक है, तो अनायन अगर स्टेबल होगा तो उसका कंपाउंड क्या होता है, यानी वहाँ पर अनायन स्टेबल है मतलब कंपाउंड क्या है, एसिडिक है। तो आपका देखोगे जो करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है CH बॉन्ड का वो नियर टू है कार्बन विच इज 50% स्कैटर है। तो इस स्कैटर के कारण क्या हो रहा है, ये एसिडिक नेचर शो करता है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया है इन सारे में कौन सा रिएजेंट सुटेबल होगा, इसमें से आपको डिस्टिंग्विश करना है कंपाउंड 3 फ्रॉम अदर। तो ध्यान देना, आपका थर्ड कंपाउंड टर्मिनल अल्काइन, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, तो आपको देखना है कि कौन सा है जो इससे रिएक्ट करेगा। तो ध्यान देना ऑप्शन जो डी आपको दिख रहा है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसमें कहीं ना कहीं क्या है NH4OH यानी मीडियम बेसिक है। तो बेसिक मीडियम में होता क्या है कि यहाँ का H निकलता है और अल्टीमेटली होता क्या है कि एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, Ag के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ पे वाइट PPT फॉर्म करता है। तो वाइट जो PPT फॉर्म करेगा तो बाकी जगह वाइट PPT फॉर्म नहीं करेगा, यानी ऑप्शन डी का जो रिएजेंट है बाकी जगह कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, बट ऑप्शन जो 3 है उसमें वाइट PPT फॉर्म करेगा, यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट